हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों अपन ने अपना जो ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करा था, तो ह्यूमन फिजियो के अंदर बच्चों अपन ने अपने लेक्चर वगैरह और अपने क्वेश्चंस भी करे थे। तो बच्चों अब अपन क्या करेंगे, अब देखो बच्चों अपने पास टाइम बहुत कम है, आपको पता है ये बात है ना, और अपन को अपनी तैयारी भी करनी है। तो इसका एक सटीक हमने इलाज तो क्या है, एक तरीका है कि बच्चों हम आपको ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो हमने बहुत ही तोड़ मरोड़ के बहुत जगह से है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं बच्चों, जहाँ जहाँ आ रखे हैं आपके इंडिया लेवल के, उन सभी को हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो अब अपन उन सब की तैयारी करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि मैं आपको जैसे टॉपिक वाइज है सारे के साथ, जैसे आप चैप्टर अपना जो पहला स्टार्ट करेंगे वो है अपना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाला गैस है। तो जो चैप्टर था ना अपना कौन सा था, डाइजेशन वाला, वो तो अपना कंप्लीट हो गया था विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा अपने पास ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाला है, तो उसको अपन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको टॉपिक का थोड़ा ओवरव्यू भी दे दूंगी ताकि आपके भी रहे कि भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अपन ये भी देखेंगे कि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, ताकि अपन को ये रहे कि हाँ चलो हमको इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना पहला चैप्टर है अपने पास, अपना जो कर रहे हैं अपन, वो है अपने पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन, या फिर अपने पास मैं यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख देती हूँ बच्चों, है ना, ह्यूमन फिजियो में ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड जो चैप्टर कौन सा 17 वाला है ना, हाँ कौन सा है अपने पास, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है बच्चों, इसको अपन स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चंस, डायरेक्ट हाथों हाथ क्वेश्चंस भी करेंगे और अपन ये देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछे गए हैं अपने। ठीक है, और कौन कौन से ईयर में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं है ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। अब मैं इसके क्वेश्चंस कराने से पहले आपको मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देती हूँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। आदतर बच्चों को इनकी डेफिनेशन ध्यान नहीं पड़ती है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप सांस को अंदर लो सांस को बाहर छोड़ो, इसका मतलब ये नहीं होता। रेस्पिरेशन का बच्चों मतलब ये होता है कि याद है अपन ने जब है ना अपन डाइजेशन पढ़ के आए हैं, ठीक है, डाइजेशन में क्या हुआ था बच्चों, जो भी अपने पास कॉम्प्लेक्स फूड था, जो भी अपने पास कॉम्प्लेक्स फूड था वो एंजाइम्स की मदद से किस में बदल गया था, एंजाइम की मदद से सिंपल फॉर्म में बदल गया था। ये बात आपको पता है, सिंपल फॉर्म में बदल चुका था। अब इस सिंपल फॉर्म का क्या हुआ था, एब्जॉर्प्शन हुआ था। एब्जॉर्प्शन हुआ था वो किसने करा था, स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई ने करा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को कहाँ पहुँचा दिया था, ब्लड में, ये पहुँचा दिया था अपन, ब्लड ने पहुँचा दिया था, एब्जॉर्प्शन हुआ। ये क्या हुआ, डाइजेशन, ये प्रोसेस हुई डाइजेशन की, है ना, ये प्रोसेस हुई एब्जॉर्प्शन की, ये प्रोसेस अपने एब्जॉर्प्शन की हुई। इसके बाद अब ब्लड उसको कहाँ लेकर जाएगी, अपनी सेल्स के पास। तो ये वाली प्रोसेस क्या कहलाई बच्चों, एसिमिलेशन। बात करी थी अपन ने, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, एसिमिलेशन कहते हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान है अच्छे से कि ब्लड अब उस एब्जॉर्ब फूड को कहाँ लेकर जाएगा, अपनी हर एक सेल की, बॉडी की हर एक सेल तक लेकर जाएगा। अब यहाँ तक ये पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका था। अब अपन यहाँ से कहानी स्टार्ट की दूसरे चैप्टर की, वो है रेस्पिरेशन। तो एक्चुअली में रेस्पिरेशन का मतलब वो होता है बच्चों कि अब ये सेल क्या करेगी, जो भी खाना आया है, मान लो ये एक सेल है अपने पास, मान लो लिवर की सेल, कोई सी भी सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब ये सिंपल फूड यहाँ पर आ चुका है, मान लो ग्लूकोज आया है, पता है सिंपल फॉर्म में तो कुछ भी हो सकता है। अब ये ग्लूकोज अभी भी टूटा नहीं है, मुझे इस ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनानी है। तो यहाँ से अपन अपने लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन भी इनहेल करेंगे। तो ऑक्सीजन भी यहाँ से आ रही है, ब्लड से यहाँ पर ग्लूकोज आ रहा है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से अपने पास क्या निकालेगा बाहर, एटीपी बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों एक्चुअली में कि ऑक्सीजन की मदद से जो अपने पास रेस्पिरेटरी फ्यूल होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल, वो फ्यूल यानी वो ऑर्गेनिक मटेरियल जिससे आप तोड़कर, ये क्या होता है, एक तरीके का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको आप तोड़कर क्या बना सकते हो बच्चों, एटीपी बना सकते हो, ये कहलाता है रेस्पिरेशन। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ग्लूकोज, यहाँ पर रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, एक तो ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, या प्रोटीन्स हो सकते हैं, या फैट्स हो सकते हैं। समझ में आ गया आपको, ये बात आपको ध्यान, लेकिन मोस्टली अपने पास ज़्यादातर ग्लूकोज से रेस्पिरेटरी फ्यूल के रूप में पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन पढ़ते हैं ना अपन। तो रेस्पिरेशन का क्या होता है मतलब बच्चों, किसी भी सेल में रेस्पिरेटरी फ्यूल को ऑक्सीजन की मदद से तोड़कर ब्रेक कर कर, है ना, ब्रेक कर कर उसमें से एनर्जी निकालना, एटीपी निकालना, क्या कहलाता है बच्चों, अपने पास रेस्पिरेशन कहलाता है। ये है एक्चुअली में मतलब रेस्पिरेशन का।
तो बच्चों यहाँ पर ग्लूकोज तो आ गया था, लेकिन ग्लूकोज अपने पास नॉर्मली आपको पता है बच्चों की अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादातर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में कोई भी ग्लूकोज, मान लो ग्लूकोज रेस्पिरेटरी फ्यूल ऑक्सीजन की मदद से बच्चों CO2 वाटर और क्या बनाता है, ये तो आपको अच्छे से पता है, ATP बनाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, ATP चाहिए। तो ये प्रोसेस अपने पास रेस्पिरेशन में होती है, ठीक है। अब एक्चुअली मैम ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, तो बच्चों ये ऑक्सीजन आई कैसे, एक्चुअली में इस चैप्टर में अपन ये पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीजन आई कहाँ से। तो ऑक्सीजन कहाँ से आई, इन्वायरमेंट से आ रही है, और अपने ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से आपकी बॉडी में जाकर, आपकी ब्लड में जाकर आपकी सेल तक पहुंची कैसे, ये प्रोसेस अपन को पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी ये चीज़ तो आपको अच्छे से पता है। तो ये आपको तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, ब्रीदिंग का मतलब आप सांस को अंदर ले रहे हो, फिर एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, फिर वो गैस ऑक्सीजन कैसे आपके ब्लड में जाकर आपकी सेल तक पहुंचती है, और फिर वो एसिमिलेट होकर आपके ग्लूकोज को या रेस्पिरेटरी फ्यूल को ऑक्सीजन के साथ तोड़कर CO2 वाटर ATP में चेंज करती है। तो ये आपकी रेस्पिरेशन। तो 3 प्रोसेस, सबसे पहले ब्रीदिंग करोगे, उसके बाद गैसेस का एक्सचेंज होगा, उसके बाद वो आपकी सेल तक जाएगी, और उसके बाद फिर ये ATP में कन्वर्ट होगा। तो ये 4 प्रोसेस होती है। क्लियर हो गया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये तो बेसिक, तो मैंने आपको रेस्पिरेशन का मतलब बताया, होता क्या है ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ध्यान रखना है ये क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई है, ये वाली जो जितनी भी चीज़ें बताई है बच्चों, ये आपके रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में सब कुछ NCERT बेस्ड दे रखा है। तो आप उस वाले चैप्टर में आपको वैसे भी दें, क्योंकि दोनों रिलेटेड ही है, तो मैंने यहाँ आपको बता दी, वहाँ बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला जो टॉपिक है रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज में, वो कौन सा है बच्चों, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या है बच्चों, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब बच्चों रेस्पिरेटरी ऑर्गन NCERT के बिहाफ पर अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, सिंपल डिफ्यूजन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट में एक काम करती हूँ बेटा के। सबसे पहला होता है कौन कौन से, देखो बच्चों अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता है अच्छे से, ठीक है ना। अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग करने के, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोअर वर्टिब्रेट्स की, इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, देन अपन ह्यूमंस तक आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, मतलब बिना एनर्जी के हाई कंसंट्रेशन। अगर मान लो ये एक सेल है, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है अपन को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमीबा, प्रोटिस्टा, यूग्लिना वगैरह में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये इनकी सेल होती है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन, मतलब यहाँ गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो गैस क्या करेगा, यहाँ से यहाँ डिफ्यूज कर जाएगा। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, CO2 की यहाँ ज़्यादा है, तो CO2 अंदर से बाहर चला जाएगा और ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ जाएगा थ्रू प्रेशर ग्रेडियंट या थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लगता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जानते हो, जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन की बात होती है, उसको अपन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो बच्चों सिंपल डिफ्यूजन किस में देखने को मिलता है, ज़्यादातर अपन को यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स में देखने को मिलता है, इसमें आपके प्रोटिस्ट आते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के। तो समझ में आया, तो ये पहला है आपका सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपको दे रखा है, ये ध्यान रखना, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में है ना, इसमें साथ साथ आपको और इसमें देखने को मिलता है, मैं आपको और बता देती हूँ, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी सिंपल डिफ्यूजन होता है। जैसे वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में आपने मैं लिख देती हूँ यहाँ पर लोअर इनवर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बच्चों आपको जैसे एग्जांपल स्पॉन्जेस, है ना, इनके अंदर कोई सिस्टम नहीं होता, कुछ ऑर्गन्स नहीं होते, इनमें सिंपल सेल्स होती है मल्टीसेलुलर स्पॉन्जेस में। इसके साथ साथ बच्चों आपको सिलेंट्रेटा में, ठीक है, सिलेंट्रेट्स में, इसके साथ साथ बच्चों फ्लैटवर्म में, ठीक है। तो ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें आपको सिंपल डिफ्यूजन ऑर्गन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे NCERT की लाइन है, तो आपको ध्यान रखना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में सबसे पहले अपन ने देखा सिंपल डिफ्यूजन किस तरीके का होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई भी गैस के सोल्यूट के पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं, तो वो डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, डिफ्यूजन कहलाता है। क्लियर। दूसरा होता है बच्चों, अपने पास दूसरा ऑर्गन है बच्चों मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट मतलब सूखी नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा म्यूकस उस पर सीक्रेट होना चाहिए। क्यूटिकल क्या होता है बच्चों, अपनी स्किन के ऊपर, अपने तो नहीं, मतलब नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के ऊपर, अपने अंदर तो नहीं होता बच्चों, है ना, मतलब होता है लेकिन डेवलप नहीं होता, ठीक है। अपने जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी स्किन के ऊपर एक मोटी सी एक क्यूटिकल की लेयर होती है ऐसे, ठीक है, जो प्रोटीन और वैक्स की बनी होती है, ठीक है। तो मॉइस्ट क्यूटिकल, अब ये कैसे होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, सूखी भी नहीं होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, म्यूकस होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, म्यूकस होना चाहिए, ठीक है। इसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी क्यों होना चाहिए। और ये आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर अर्थवॉर्म में, तो ध्यान रखेंगे कि अर्थवॉर्म जो होता है, ठीक है, उनमें मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा भी
क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, सॉरी मतलब ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग से मतलब क्या, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। ठीक है, तो पहला अपन ने देखा सिंपल डिफ्यूजन, ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी ऑर्गन में सबसे पहले अपन ने देखा सिंपल डिफ्यूजन, इसका मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। ठीक है, दूसरा अपन ने देखा मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल देखा अपन ने। ठीक है, मॉइस्ट क्यूटिकल देखा। ठीक है, जो अब मैं इसका भी एग्जांपल मैंने आपको बताया, अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल से भी कर सकते हैं जब वो किसके नीचे रहते हैं, ज़मीन के नीचे जाते हैं ना तब। ठीक है, थर्ड है बच्चों अपना, वो है अपने पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये पूछा गया है आपके क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। ठीक है, ट्यूब का नेटवर्क होता है। ठीक है, ये किसमें देखने को मिलता है, इस तरीके के, जब ट्यूब्स के नेटवर्क से अगर ब्रीदिंग होती है तो इस तरीके के सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम भी कहते हैं इसको। ठीक है, और किसमें वो देखने को मिलता है अपन को, इंसेक्ट्स में। ये बात ध्यान रखेंगे इस बात को, इंसेक्ट्स में ट्रेकियल सिस्टम से ब्रीदिंग होती है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ये क्वेश्चन आपके, ट्रेकिया जानते हो, ट्रेकिया के पास कुछ नहीं होता, कोई ऑर्गन नहीं होता। ट्रेकिया एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसका नेटवर्क होता है और उसी के थ्रू क्या होता है बच्चों, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है। फोर्थ नंबर पे हो बच्चों अपने पास गिल्स। ठीक है, गिल्स ज़्यादातर वो, गिल्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, गिल्स क्या होते हैं, एक तरीके के वेस्क्यूलराइज्ड। वेस्क्यूलराइज का मतलब होता है कि इनके साथ ब्लड सिस्टम जुड़ा है। जब भी कभी वेस्क्यूलराइज सिस्टम का मतलब आ जाए, इसका मतलब होता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लड सिस्टम जुड़ा हुआ है। ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं बच्चों, इनके थ्रू यानी गिल्स के थ्रू ऑर्गेनिज्म करने वाले ब्रीदिंग और एक्सचेंज को बच्चों अपन बोलते हैं ब्रेंकियल सिस्टम। ब्रेंकियल सिस्टम, ठीक है, ये भाई ये क्वेश्चन आपके पूछ रखा है कि गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करने वाले, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करने वाले रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, ब्रेंकियल सिस्टम कहते हैं। ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है, एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स, जो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, पानी में। इसके साथ साथ ऑर्थ्रोपोड्स, ऑर्थ्रोपोड्स में भी देखने को मिलता है क्योंकि ऑर्थ्रोपोड्स के कुछ मेंबर कहाँ रहते हैं बच्चों, पानी में रहते हैं। इसके साथ साथ ये आपको देखने को मिलता है फ्रॉग के लार्वा स्टेज में, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों, और उसे अपन बोलते हैं टेडपोल। फ्रॉग के अंदर, फ्रॉग में आपको ध्यान रखनी है इस बात को, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि गिल्स जो होता है किसके, एक तो एक्वाटिक मतलब समझ गए, यानी एक्वाटिक में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके थ्रू, जैसे फिशेस वगैरह हो गई, ऑर्थ्रोपोड्स हो गए, है ना। इसके साथ साथ फ्रॉग की जो लार्वा स्टेज होती है इसको अपन बोलते हैं टेडपोल। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। 5th नंबर पे बच्चों मोइस्ट स्किन। मोइस्ट स्किन, ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा, ये मोइस्ट स्किन जो होती है बच्चों, ये आपको देखने को मिलता है फ्रॉग्स में। फ्रॉग्स में बच्चों वो 3 ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग ऑफ गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। एक तो बच्चों इनकी लार्वा स्टेज, क्योंकि लार्वा स्टेज जो फ्रॉग की होती है जिसको अपन टेडपोल बोलते हैं, ये कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, और पानी के अंदर इनके अंदर लंग्स डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए इनको गिल्स के थ्रू करना पड़ता है। जैसे जैसे टेडपोल डेवलप्ड होता जाता है तो फ्रॉग एडल्ट में बदलता है, तो जब वो फ्रॉग्स में बदल जाता है तो वो दो ऑर्गन से रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग ऑफ गैस कर सकता है, ब्रीदिंग कर सकता है। एक तो बच्चों मोस्ट स्किन से, है ना, तो फ्रॉग की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है क्योंकि उसमें म्यूकस होता है। क्या सीक्रेट होता है बच्चों, म्यूकस। तो अपनी स्किन से भी ये क्या कर सकते हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ छठा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, लंग्स। लंग्स सबसे डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो हायर वर्टिब्रिड्स, हायर जो वर्टिब्री होते हैं, हायर वर्टिब्री जैसे ह्यूमन, इनको समझ गए ना, बात एक ही है, के साथ साथ हायर वर्टिब्रीज भी इससे ही क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जिसमें आपके ह्यूमंस आ गए, ठीक है। फ्रॉग्स भी करते हैं, फ्रॉग्स भी लंग्स से करते हैं जब वो नॉर्मल टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं, ठीक है। बर्ड्स हो गई, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए, समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब काम की बात ये है बच्चों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है मोइस्ट स्किन से, गिल्स से,
तो ये सारे आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मॉइस्ट जो स्किन होती है इसको एसेसरी, लंग्स के अलावा इन सभी को एसेसरी ऑर्गन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसको अपन क्या बोलते हैं, एसेसरी ऑर्गन भी बोलते हैं, एसेसरी ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है, जो लंग्स के अलावा भी कर सकते हैं। तो फ्रॉग्स में आपको ध्यान रखना है, फ्रॉग्स की लार्वा में गिल्स के थ्रू होता है, फ्रॉग्स के अंदर है ना, फ्रॉग्स में बच्चों आपको ध्यान रखना है, एक मिनट है ना, हाँ, फ्रॉग्स में जब वो टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं तब वो मॉइस्ट, वो टेरेस्ट्रियल मतलब जब वो पानी के अंदर जाते हैं, जब वो हाइबरनेशन में जाते हैं तब वो स्किन से करते हैं, और जब वो टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, तब वो लंग्स के थ्रू करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आपके आ रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं, अब इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन लोग, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जितने क्वेश्चन आ रखे हैं देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द फिगर डायग्रामेटिक व्यू रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इतना आपको दे रखा है। ये आपको डायग्राम दिख ही रहा होगा, आपको दिख रहा होगा आपको डायग्राम, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो आपके कब आ रखा है, 2019 में आ रखा है ये ना, 19 है ये, है ना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या दे रखा है। अब आपको बोल रखा है कि इसमें हमने डायग्राम, ये डायग्राम आपके बच्चों एनसीईआरटी में दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं उनको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है, अपन देख लेते हैं। ये क्या दे रखा है अपन को, ट्रेकिया, क्या दे रखा है बच्चों, ये अपन को ट्रेकिया, ठीक है। तो ए यहाँ पर हो जाएगा अपने पास ट्रेकिया, ठीक है। चलिए बढ़िया, बाद में देखेंगे इसका आंसर, पहले अपन देख लेते हैं। बी यहाँ पर क्या है बच्चों, मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन क्या कहलाती है लंग्स की, प्लूरल मेम्ब्रेन, क्या कहलाती है बच्चों, प्लूरल मेम्ब्रेन। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्या कहलाती है, प्लूरल मेम्ब्रेन। चलिए बढ़िया, तो ये है अपने पास प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, बी अपने पास प्लूरल मेम्ब्रेन है। सी क्या है यहाँ पर, सी है यहाँ पर एल्वियोलाई, क्या है बच्चों यहाँ पर, सी यहाँ पर है एल्वियोलाई, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी बच्चों, एक बार देखना आप, ठीक है। डी है यहाँ पर, डी से डायफ्राम, सीधा साफ ही दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, डायफ्राम। अब अपन देख लेते हैं कौन सा सही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सी एल्वोलाई, बिल्कुल सही है, लेकिन एल्वोलाई के बारे में बात तो देखें सही है कि नहीं है। क्या दे रखा है अपन को, अब दिख रहा है, हाँ। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा सी, देखो इसमें क्या दे रखा है, क्या जो एल्वोलाई होती है कैसी होती है, थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बच्चों आपको ध्यान होगा, जो अपने पास जो एल्वोलाई होती है वो कैसी होती है, वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर, थिन वॉल्ड होती है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। तो थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, बिल्कुल सही है। यहीं पर एक्चुअली में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, बाकी सारे के सारे कंडक्टिंग पाथ होते हैं। तो एल्वोलाई ही यहाँ पर, या एल्वोलाई पर ही यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो ए वाला सही है। बाकी के भी देख लेते हैं। डी इज अ लोअर एंड ऑफ लंग, नहीं, डी इज अ डायफ्राम, तो ये एंड नहीं होगा। आप बिल्कुल एग्जैक्ट देखेंगे जो एनसीईआरटी में है, आपको लग तो रहा होगा कि डी सही है, लेकिन यहाँ पर आएगा डायफ्राम, तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ए इज अ ट्रेकिया, बिल्कुल सही है, ए ट्रेकिया है, लेकिन इसके बारे में देखते हैं, है ना। लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजेस रीज कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बच्चों ट्रेकिया में बच्चों आपको पता है ना, यहाँ पर कुछ रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर होती है, और वो जो रिंग्स होती है वो इनकम्प्लीट होती है। यहाँ पर लिख रखा है कंप्लीट, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ इनकम्प्लीट होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता। बच्चों ये देख लो, ऐसे क्वेश्चन आते, पता है ना आपको कि जो ट्रेकिया होती है उस पर रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, और वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजन रिंग्स होते हैं। ध्यान है ना अच्छे से। तो यहाँ देखो आपके एनसीईआरटी की लाइनें हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो ए वाला सही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट नहीं इनकम्प्लीट आएगा तो, ठीक है। चलिए बी क्या दे रखा है, बी इज अ प्लूरल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, बी प्लूरल मेम्ब्रेन है, लेकिन क्या दे रखा है, सराउंडेड रिब्स ऑन बोथ साइड कुशन अगेंस्ट रबिंग। रिब्स को सराउंडेड थोड़ी ना करती है, अरे लंग्स को सराउंडेड करती है भाई, यहाँ लंग्स आएगा तो बिल्कुल सही आता। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा।
समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो गए? तो ध्यान रखना है किस तरीके से करना है ये चीजें अपन को, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, देखो क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा, हर एक लाइन से, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन उठा के दे रखी है। तो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लोगे ना तब भी तुम्हारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैं तुम्हें शुरुआत से एक ही बात बोलती आई हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो, एडिशनल चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड क्वेश्चन, लंग्स आर इनक्लोज्ड इन। अब आपको पता है कि जो अपने जो लंग्स होते हैं बच्चों, अपने जो लंग्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन से ढके हुए रहते हैं जिसका नाम होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लूरल मेम्ब्रेन। और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको प्लूरल स्पेस बोलते हैं, प्लूरल स्पेस बोलते हैं, जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। पता है ये तो अच्छे से? हाँ मैम दीदी ने। प्लूरल फ्लूइड क्या काम करता है? फ्रिक्शन को रोकने का। तो अब देख लो यहाँ पर, तो आंसर दिख ही रहा होगा, आंसर क्या होगा? डी होगा। लेकिन बाकी की भी चर्चा कर लेते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ओस्टियम शब्द आता है बोन से रिलेटेड, तो पेरिओस्टियम कहाँ होता है? बोन की कवरिंग होती है। कॉन्ड्रियम शब्द आता है बच्चों कार्टिलेज, किसकी होती है? कार्टिलेज। तो पेरिकॉन्ड्रियम किसकी होती है? कार्टिलेज की होती है कवरिंग। कार्डियम शब्द आता है बच्चों हार्ट से रिलेटेड, तो ये किसकी होती है? हार्ट की। तो ए वाली होती है बोन की कवरिंग, है ना, इनक्लोज करता है, और बी वाला करता है बच्चों कार्टिलेज को कवरिंग, सी वाला करता है हार्ट को कवरिंग, और डी वाला करता है अपने लंग्स को। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन इज एसेसरी ऑर्गन। अभी अपन ने देखा स्किन एक एसेसरी ऑर्गन्स होता है इन एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस क्या? ह्यूमन है, रैबिट है, फ्रॉग्स है, लिजर्ड है? नहीं, फ्रॉग्स आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका भी सही है। समझ, ह्यूमंस में किसके थ्रू होता है? लंग्स। रैबिट्स में लंग्स, लिजर्ड्स में, लिजर्ड्स किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में, इनमें भी लंग्स के थ्रू होता है, और फ्रॉग्स में लंग्स और स्किन दोनों के थ्रू हो सकता है। तो यहाँ अपन लंग्स की बात करी नहीं, यहाँ पर एसेसरी ऑर्गन पूछ रहा है, तो यहाँ पर स्किन आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ समझ में आए। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन, अभी सारे, अब मुझे बताओ जितने भी क्वेश्चन आए हैं, क्या यहाँ पर आपको कुछ भी एडिशन दिखा? नहीं दिखा होगा बच्चों, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो आपको देख लो तुम किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं, अपना टॉपिक ये हो गया ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से इतने ही क्वेश्चन आ रखे हैं। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। इसके भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, कम से कम 10-15 क्वेश्चन है, इसको करेंगे बच्चों। रेस्पिरेटरी ऑर्गन से 3 ही क्वेश्चन आ रखे थे, जितने 20 साल तक के या 20-25 साल के जितने क्वेश्चन आ रखे थे वो मैंने आपको बता दिए। इससे आए नहीं तो फिर मैं आपको कैसे बताऊँ। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से आपके क्वेश्चन देखो 2020, 19 में भी आ रखा है, तो अपन इसकी बात करेंगे थोड़ा सा। तो पहले मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आपको समझा देती हूँ, देन इसके बाद अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको पता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या होता है आपको पता है कि, है ना, मैं बता देती हूँ, पहले अच्छे से देख लेते हैं इसको। ब्रीदिंग क्या होता है बच्चों, है ना, कि एयर ड्रॉन इन और आउट, एयर का अंदर और बाहर जाना थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक ग्रेडियंट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेडियंट, एटीएम प्रेशर ग्रेडियंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीएम प्रेशर ग्रेडियंट बच्चों? देखो अपन ज़्यादा फालतू बातें बात नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमन सी जो काम की बात है सिर्फ उसकी ध्यान देंगे, ठीक है ना बच्चों। इसका क्या मतलब होता है कि अगर मान लो जैसे ये ऑर्गन है एग्जाम्पल के लिए, और ये यहाँ पर बाहर इन्वायरमेंट है, ये क्या है? इन्वायरमेंट है। अगर एयर बाहर से अंदर की तरफ आ रही है तो आपको पता है प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब इन्वायरमेंट में प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ प्रेशर कम है, तो इसको बोलते हैं अपन इन्वायरमेंट के हिसाब से प्रेशर ग्रेडियंट को नापना। जब भी अपन इनहेल करते हैं, जब अपन एक्सेल करते हैं तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू इन्वायरमेंट, यहाँ प्रेशर कम, इसलिए बाहर की तरफ एयर जाती है। तो ये प्रोसेस आपके प्रेशर एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेडियंट होती है। ये तो बात आपको पता है, चलो बढ़िया है ना। अब अपन बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? हाँ चलिए अब अपन बात करते हैं कि ब्रीदिंग जो होती है वो कितने टाइप्स में होती है। आपको पता है ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है 2 टाइप्स की होती है बच्चों। कौन कौन सी होती है? ठीक है, एक तो होती, अच्छा एक चीज़ आपको पता है, ठीक है, अपने लंग्स जो होते हैं, ठीक है ना, 2 होते हैं और वो बाहर से पूर्ण मेम्ब्रेन से ढके हुए रहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं ब्रीदिंग आपने 2 तरीके की, तो एक तो होती है बच्चों इंस्पिरेशन, ठीक है, इनहेलेशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन। समझ में आ गया? ठीक है। इंस्पिरेशन क्या होता है? इंस्पिरेशन क्या होता है आपको पता है? इनहेल करना, यानी आप इसमें
एयर जो होगी वो ड्रॉन इन होगी, तो पता है आपको, यानी एयर अंदर की तरफ जाएगी ना अपनी बॉडी में अंदर जाएगी, यस मैम बिल्कुल पता है। एक्सप्रेशन में क्या होगा, एयर ड्रॉन आउट, बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया। अब बात यह है, अब मैं ज़्यादा फालतू बात नहीं करूँगी, मैं अपने कॉमन टॉपिक पर आ रही हूँ जो अपना मेन टॉपिक है। सबसे पहली बात, इंस्पिरेशन बच्चों एक तरीके की एक्टिव प्रोसेस होती है। अब बच्चों मैंने आपको हमेशा बोला है, अपने लेक्चर में जब भी बताती थी हमेशा बोलती हूँ, जब भी कभी बायोलॉजी में एक्टिव आ जाए तो उसका मतलब वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी यहाँ पर मेरे को एटीपी लगेगी, लेकिन यहाँ मुझे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस क्यों होती है, इसका रीजन अपन देखते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे एनर्जी चाहिए लेकिन यहाँ मुझे नहीं। जब आप हवा को अंदर लेते हो, जब आप सांस लेते हो तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अब क्यों जरूरत होती है वो अपन देखते हैं। लेकिन जब आप सांस को बाहर निकालते हो, जब सांस छोड़ते हो, तब आपको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एयर जब अंदर की तरफ जाती है तो इंट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब होता है बच्चों लंग्स, मैंने आपको बताया था, हर एक शब्द बताती हूँ। पल्मोनरी जो वर्ड होता है वो किससे रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है। तो इंट्रा मतलब अंदर, पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स के अंदर का। एक बात बताओ, जब तुम सांस लोगे, एक बात बताओ, ये एक चैम्बर है, तुम इसमें हवा भर रहे हो, तुम इसमें हवा भर रहे हो, ठीक है, तो इसका साइज ऑब्वियसली बात है इंक्रीज करेगा, है ना। जब इसमें तुम हवा यहाँ एयर की तरफ यहाँ बढ़ रही है तो इसमें साइज इंक्रीज करेगा। तो लंग्स भी तो ऐसा ही है, एक वेस्कुलर एक चैम्बर की तरह ही तो है। तो यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी जो साइज होगा, एक तो साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा, क्यों होगा, है ना। उसके साथ साथ इसका जितना भी वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज करेगा, यानी इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या करेगा, यहाँ पर इंक्रीज करेगा, यस मैम बिल्कुल करेगा, ठीक है। चलो अब अपन एक काम कर लेते हैं, एक डायग्राम बना देती हूँ इधर मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये रिब्स होती हैं अपनी, ठीक है, हाँ। तो देखो अब ध्यान से समझना क्या बताना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर साइज इंक्रीज करेगा। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा। ये दो मेन बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको दोनों का एक साथ ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ एक का ध्यान रखना है। एक का ध्यान रखो, दूसरे का उल्टा कर देना, समझ में आ गया। तो बच्चों जब आप किसी चैम्बर में हवा को भरोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर होता है इंस्पिरेशन के थ्रू वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इसमें तो कहीं एनर्जी आ ही नहीं रही है, तो आएगी आएगी। जब बच्चों वॉल्यूम इंक्रीज होगा, देखो मैं आपको वापस बनाती हूँ, एक मिनट रुको, पहले छोटा बनाती हूँ, देन देखो ये अपने पास ये लंग्स था, ये छोटा बनाया मैंने साइज, अभी नॉर्मल स्टेज में है। अब आपने इंक्रीज यानी हवा भरी, इसमें हवा आई यहाँ से, हाँ मैम आई, बिल्कुल आई। अब इसका साइज इंक्रीज हुआ, यस मैम बिल्कुल हुआ, यहाँ पर साइज देखो, साइज इंक्रीज कर दिया मैंने, समझाने के लिए करा है बच्चों, ठीक है। और ये डायफ्राम है, ठीक है। जब आप साइज इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर बच्चों कुछ मसल्स होती हैं, कुछ मसल्स होती है जो डायफ्राम और रिब्स के बीच में जुड़ी हुई रहती है। जब नॉर्मल था तो वो मसल्स नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही आपने साइज इंक्रीज करा तो वो जो मसल्स होंगी यहाँ पर होती है मसल्स, और मसल्स कौन से होती है, इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स वो सब की सब क्या करेंगी, खिंचाव पैदा करेंगी, खिंचाव महसूस करेंगी। जब वो खिंचाव महसूस करेंगी तो उनके बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और बच्चों आपको पता है कि जब भी कभी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके लिए रिक्वायर होती है एटीपी, आया समझ में। तो जब आप साइज इंक्रीज करोगे तो ऊपर की तरफ उठेगा, ये रिब्स क्या उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। तो जब यहाँ जो मसल्स होंगी वो खिंचाव महसूस करेंगी, खिंचाव महसूस करेंगी तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, मसल्स को एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर मसल जो होती है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। तो आया समझ में आपको, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, भेजे में आई होगी, ध्यान रखनी है इस बात को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रा पल्मोनरी जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जिसकी वजह से एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ये इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चों नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव प्रेशर मैम, बच्चों देखो नेगेटिव प्रेशर का मतलब होता है कि यहाँ प्रेशर कम हो गया, देखो प्रेशर कम हुआ,
ठीक है, प्रेशर कम हुआ और इन्वायरमेंट में प्रेशर यहाँ ज़्यादा होता होगा। जब तो मैंने बोला अभी पहली चीज़ समझा दी थी मैंने प्रेशर ग्रेडियंट। तो जब अंदर कम प्रेशर है बाहर ज़्यादा होगा तभी तो अंदर बाहर से अंदर की तरफ आई होगी ना गैस। बात तो वहीं आ गई घूम फिर के। जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हो गया और जब प्रेशर अंदर का डिक्रीज है तो इन्वायरमेंट में प्रेशर इस कंपेरिजन में बाहर ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर इनहेल में आपने सांस इसीलिए बाहर से अंदर की तरफ जाती है। आया समझ में? ठीक है, तो ये हो गया सारा इंस्पिरेशन। अगर ये समझ में आ गया तो एक्सप्रेशन का सीधा उल्टा कर दो। एक्सप्रेशन में कुछ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्स करेंगे। मसल्स क्या करती है यहाँ पर, रिलैक्स करती है। जब मसल्स रिलैक्स करती है तो कोई एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ती, तो वो नीचे की तरफ बैठेंगी। जब मसल्स नीचे की तरफ बैठेंगी तो क्या होगा यहाँ पर बताओ, अगर आपको पता है ना बच्चों, जब मसल्स नीचे की तरफ बैठती है, नीचे मतलब रिलैक्स करती है, तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, रिमेन मतलब अपनी ओरिजिनल साइज पर आएगा, यानी वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। अरे भाई जब साइज छोटा होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बाहर की तरफ जाएगी हवा, जब बाहर की तरफ हवा जाएगी तो ये छोटा हो जाएगा साइज, तो वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज। अब प्रेशर अंदर ज़्यादा हो गया और बाहर कम हो गया तो बाहर, तो फिर एयर कहाँ से कहाँ जाएगी, बाहर, अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। इस कंडीशन में समझ में आया आपको? ठीक है, तो इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आता है बच्चों, पूछ लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो सेम कंडीशन है, यहाँ पर मसल्स रिलैक्स करती है, इंट्रा पल्मोनरी जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज करता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करता है। और दूसरा अपन ने क्या बात करी, मसल्स जो होंगी वो क्या करेंगी, यहाँ पर रिलैक्स करेंगी। ठीक है, अब चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट है बच्चों, डायफ्राम। डायफ्राम पे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है बच्चों, देखो मैं आपको बता दूं, इंस्पिरेशन के समय जो डायफ्राम होता है वो फ्लैटन्ड टाइप में हो जाता है, फ्लैट टाइप में होने लगता है। अब आप बोलोगे मैम कैसे? बच्चों देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे मानो ये अपने पास ये लंग्स है, ठीक है ना, ये डायफ्राम भी है, ये डायफ्राम है मान लो, ठीक है, ये लंग्स है, ये डायफ्राम है। ठीक है, जब एयर अंदर आ रही थी, जब एयर अंदर आ रही थी तो इसका साइज इंक्रीज हो रहा था। अब मैंने बोला कि डायफ्राम और लंग्स के बीच में भी एक मसल्स का एक होता है, मतलब कनेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा बच्चों, अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अभी बोला था ना मैंने, जब इंस्पायर्ड होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो मसल्स खींचेंगी इस डायफ्राम को। तो ये ऐसा है ना, तो ये ऐसा होने लगेगा, ये अभी ऐसा है, ये ऐसा होने लगेगा। ठीक है, जब एक्सपिरेशन करोगे तो साइज इंक्रीज, बाहर की तरफ निकलेगी, सांस बाहर की तरफ निकलती है तो साइज छोटा होगा, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये डोम शेप हो जाएगा ऐसा। तो क्या पता चला? पता ये चला कि इंस्पिरेशन के समय जो डायफ्राम होता है, जो डायफ्राम होता है वो कैसा हो जाता है, वो फ्लैटन हो जाता है, फ्लैटन टाइप का हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन में थोड़ा डोम शेप का, और ज़्यादा डोम शेप का हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके पूछ लेते हैं। क्लियर हुआ बात? ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, तो इस बात को अपन को ध्यान रखनी है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान, तो ये था अपने पास मैकेनिज्म ब्रीदिंग का, ये तो था अब नॉर्मली। अब मैं आपको वो भी बताऊंगा मैकेनिज्म ब्रीदिंग में अपन को कुछ कैपेसिटी पढ़नी है, कुछ वॉल्यूम्स पढ़ने, वो पढ़ेंगे अभी अपन। पहले इससे पहले अपन ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज के जितने क्वेश्चंस आ रखे हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, पहले उसके क्वेश्चंस करवा दूं, देन अपन फिर वो टाइडल वॉल्यूम वगैरह अपन वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन। सबसे पहला ये क्वेश्चन आपके दे रखा है, देखो, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अगर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, जो इंस्पिरेशन समय होती है। ठीक है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिल्कुल होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। ठीक है, तो यहाँ होता है भाई, अरे भाई ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट, जब भी तो खींचेगा ऊपर से, ये यहाँ से खींचेगी, ये यहाँ से खींचेगी। ठीक है, हाँ। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन एक्सटर्नल, बिल्कुल सही बात है बच्चों, एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैंने बताया इंस्पिरेशन में क्या लगती है, एनर्जी, एटीपी, और एटीपी कब लगेगी, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, नहीं, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करता है, अभी लिखवाया मैंने। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, नहीं बच्चों, बात एक ही, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों ना, घुमा के लिए दे देते हैं। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, नहीं बच्चों, प्रेशर डिक्रीज करता है, अंदर का प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और बाहर का भी डिक्रीज ही करता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड से, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो बढ़िया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सेकंड वाला अभी अपन करेंगे कैपेसिटी और वॉल्यूम्स का, तब देखेंगे। ठीक है, 6 वाला देखो, जो अभी अपन ने पढ़ा उससे रिलेटेड देखो। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट,
एक्सपिरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, ये बोल रहा है एक्सप्रेशन होता है जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, तो मेरे हिसाब से ये रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? क्योंकि बच्चों अगर देखा जाए तो एक्सपिरेशन में मसल्स का कोई रोल नहीं है, एक्सपिरेशन में नहीं, इंस्पिरेशन में मसल्स का रोल होता है। तो ये लाइन सही हो जाती अगर यहाँ इंस्पिरेशन आता तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन। क्या देख रखा है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी लंग्स में प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, जब इंस्पिरेशन में क्या बताया था? बाहर का प्रेशर ज़्यादा, अंदर का प्रेशर कम, तभी तो इंस्पिरेशन होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इंस्पिरेशन अगर एन एटीएम इज लेस, नहीं गलत, ये एक्सपिरेशन होता है जब भी बाहर की तरफ जाती है, तो ये रॉन्ग है। एक्सप्रेशन इनिशिएटेड, इनिशिएट मतलब स्टार्ट होती, बिल्कुल गलत भाई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये कॉन्ट्रैक्शन शब्द किसके लिए आता है बच्चों? बस ध्यान रखो, इंस्पिरेशन के लिए आता है। जब भी कॉन्ट्रैक्शन आ जाए तुम्हारे भेजे में सिर्फ एक ही चीज़ आ जानी चाहिए, इंस्पिरेशन। कॉन्ट्रैक्शन का एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रिलैक्स करती है यहाँ पर। क्लियर? तो ये डी भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया किस तरीके का आता है? कॉन्सेप्ट समझो, एक याद रखो, इंस्पिरेशन का ध्यान रख लो, बाकी सबका उल्टा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। और कोई दे रखा है क्या? अच्छा, बाकी सारे आपके ये दे रखे हैं, ये सारे वॉल्यूम्स के दे रखे हैं। हाँ, 9th क्वेश्चन दे रखा है। 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है? लंग्स, अभी करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को बच्चों ना। लंग्स डू नॉट कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब चिपकते नहीं है, बिटवीन ब्रीथ, ब्रीथ करते हैं अपन, ध्यान रखना, ब्रीथ्स यानी सांस लेते हैं, एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन। ये तो बात आपको बताइए बच्चों, लंग्स में जब आप भले कितनी सांस बाहर निकाल दो, लंग्स में हमेशा कुछ वॉल्यूम हमेशा रहती है, कांस्टेंट वॉल्यूम रहती है, और उस वॉल्यूम को हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, अपन देखेंगे। तो हमेशा रहती है। अब इस बात लंग्स कभी भी खाली नहीं हो सकते, अगर खाली हो गए तो एयर्स फिल सेक्स चिपक जाएंगे, जिससे फिर आगे लंग्स काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, क्या कैन नेवर बी एक्सपेल, क्या लिखा है? एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल, जो अपन कभी बाहर नहीं निकालते, क्योंकि देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द वन, नहीं ये थोड़ा ठीक है लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है। और देख लेते हैं, देयर इज अ नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द वॉल। हाँ, ये थोड़ा सही लग रहा है। क्यों? देखो, ये अपने पास लंग्स था, ये लंग्स थे अपने पास, ठीक है, लंग्स के बाहर ये प्लूरल मेम्ब्रेन थी, कुछ ऐसा बना लेते हैं समझाने के लिए बच्चों। ठीक है, ये क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन है। ठीक है, हाँ। अब क्या होता है यहाँ पर? अब आपको पता है कि प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है, प्लूरल जो मेम्ब्रेन होती है अपने पास, ठीक है, ये क्या करती है? इस लंग्स को एक तरीके से बैलेंस भी करके रखती है कि भाई ज़्यादा एक्सपेल नहीं हो, ज़्यादा कोलैप्स नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड भी होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक है, तो एक तरीके की ये एक जब अगर मान लो जैसे लंग्स ज़्यादा फूलता है तो ये इसको नेगेटिव प्रेशर लगाता है कि भाई तेरा इतना ही है, तू इतना ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लाज्मा जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से इसको बैलेंस करके रखती है ताकि कोलैप्स नहीं हो। तो बी वाला मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सही होना चाहिए। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। देयर इज अ पॉजिटिव, ये तो बिल्कुल ही गलत है, पॉजिटिव प्रेशर लिखता ही नहीं है, लगता है लेकिन ब्रीथ इनहेल में नहीं लगता। ठीक है, प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन दैट, नहीं जरूरी थोड़ी ना, ये दोनों बातें ठीक है लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा जो प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों, वो एक तरीके से फ्रिक्शन के साथ साथ बच्चों लंग्स को कोलैप्स होने से भी बचाने का काम करती है। सब एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, तो 9th वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दे रखा है? ये 2016 में आया था नीट सेकंड में, ये मेंस का 2011 क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत मैं आपको बता दूं 10 साल से पहले के क्वेश्चन जो है वो थोड़े आपको टफ दिखेंगे, लेकिन चिंता वाले लेने की कोई बात नहीं है। मैं फिर बता देती हूँ, रोना मत, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया है 10 साल से पीछे ज़्यादा क्वेश्चन मत करना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ध्यान रख लेना, बट इतना ज़्यादा टेंशन लेने का हमें ये चीज़ नहीं आती। कोशिश करना कि 10 साल से पहले आगे के ही क्वेश्चन करो आप, क्योंकि इतने आप टफ क्वेश्चन आते नहीं हैं इसलिए। ठीक है, ज़्यादा चिंता नहीं करना। चलो देखो, विच वन द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ अस रिगार्डिंग द ब्रीदिंग बाय मेकिंग कॉन्सिबल इफेक्ट। ओके, तो क्या देगा? वन कैन ब्रीथ टोटली विदाउट ऑक्सीजन, नहीं गलत है, बिल्कुल वैसे गलत है। वन कैन ब्रीथ आउट यूशर ट्यूब्स बाय क्लोजिंग बोथ, नहीं 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 भाई, वन अपन ब्रीथ कर सकते हैं बाय क्लोजिंग नोज एंड माउथ। वाह वाह, वेरी गुड। क्या ऑप्शन दे रखा है? बिल्कुल गलत है। यूस्ट्रोजन ट्यूब जानते हो,
वो ट्यूब जो अपनी कहाँ से आती है, इंटरनल ईयर से आती है, पता है ना, ये अपना माउथ है, ठीक है ना, ये नेजल चैम्बर है, यहाँ से आती है एक ट्यूब ऊपर से, यहाँ कान सॉरी है ना, यहाँ से घूम के यूँ आती है ना, इसको अपन बोलते हैं यूस्ट्रेजियन ट्यूब, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर इसको खोल दें और मुंह और नाक बंद कर दे तो हम सांस ले सकते हैं। अरे क्या पागल हो, करके देख लेना एक बार, ठीक है, लुढ़क जाओगे तुम रहोगे। वन कैन कॉन्सिक्वेंटली ब्रीथ इन, ओके, एंड ब्रीथ आउट बाय मूविंग डायफ्राम अलोन। डायफ्राम के सिर्फ डायफ्राम से, विदाउट मूविंग रिब्स, नहीं बच्चों ये गलत है बच्चों। क्या दे रखा है ये, वन कैन कॉन्सिक्वेंटली क्या बताना चाह रहा है ये, वेट, वन कैन कॉन्स्टेंटली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, नहीं बच्चों ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वन कैन कॉन्स्टेंटली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट बाय मूविंग डायफ्राम अलोंग, नहीं, रिब्स के बिना अपन कर ही नहीं सकते, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। द लंग्स कैन बी मेड फुल्ली एम्प्टी, द लंग्स कैन बी मेड फुल्ली एम्प्टी, अच्छा। फोर्सफुली ब्रीदिंग इन, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, आप कितना ही फोर्सफुली बाहर सांस निकालो कर नहीं सकते। ओले, ये तो सारे ऑप्शन गलत हो गए। इसका मतलब यहाँ एक अप्रोप्रिएट आंसर आ रहा होगा, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। वो जो इसका आंसर है अपने पास बी वाला बता रहा है, ठीक है। ऐसा बोलना चाह रहा है कि अपन अगर नोज और माउथ अगर क्लोज है तो यूस्ट्रेजियन ट्यूब से अपन सांस ले सकते हैं, ब्रीथ आउट कर सकते हैं। बच्चों अगर देखो वैसे तो देखा जाए तो ये नहीं हो सकता, अपन नॉर्मली नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेडिकल देखा जाए तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। पहले ऐसा आता था, तो क्योंकि यहाँ ये ट्यूब होती है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास यहाँ क्या होता है, एयर होता है, तो इसके थ्रू जो सांस अपन ने जो बाहर निकाली है वो यूस्ट्रेजियन ट्यूब से बाहर निकल सकती है, देखा जाए तो, ठीक है। नॉर्मली अपन ऐसा नहीं देखते, क्योंकि बच्चों अगर आपको पता हो अपन ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकते। अप्रोप्रिएट नहीं बोल रही हूँ मैं, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से बाकी 3 मुझे गलत लग रहे हैं और बी वाला मुझे थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। पूरी तरह से सही नहीं है, बट ठीक है, बाकियों के हिसाब से सही है। क्यों? क्योंकि बच्चों आप देखो, ऐसा कर मत लेना तुम ज़्यादा देर, है ना, सांस रुक जाती है। बच्चों देखो, यूस्ट्रेजियन ट्यूब एक ट्यूब होती है जिससे अपन ज़्यादा अगर प्रेशर होता है अपने ईयर, नोज एंड माउथ में, तो उसको एक्सपेल करने का काम करती है। तो हाँ, ऐसा बोला गया है, ठीक है, कि भाई अगर आप एक्सेल कर सकते हो, माउथ और अपने नाक को बंद कर सकते हो, अपन निकाल सकते हैं, हाँ तो ठीक है, ये अपन निकाल सकते हैं। तो आप ये बस ध्यान रख लेना, ठीक है। बट ये एग्जैक्टली सही है, तुम करके मत देख लेना ऐसा, ठीक है। हाँ, तो बी वाला यहाँ पर थोड़ा ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन दे रखा है। ये तो वॉल्यूम दे रखा है, ये भी कैपेसिटी से दे रखा है। अच्छा, अब आपको दे रखा है, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। कौन सा दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 13। तो देख लेते हैं एक बार इसमें क्या दे रखा है। द प्रिंसिपल ऑफ, बच्चों इनको देखेंगे अभी अपन, है ना, थोड़ी देर में। 13 क्या दे रखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटीज एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स एंड फिशेज, नहीं, ये एक मिनट, अच्छा गिल्स में पूछ रहा है, हाँ ठीक है। बच्चों क्या होता है, देखो गिल्स में क्या होता है बच्चों, आपको पता है एक वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर भी ब्लड का सर्कुलेशन देखने को मिलता है थ्रू ब्रीदिंग ऑफ गैसेस इन फिशेज में। तो इनकी भी फ्लो यहाँ पर काउंटर करंट जानते हो, काउंटर करंट होता है जिसमें आयंस ऑस्मोटिक रेगुलेशन का बैलेंस बना रहता है, ठीक है। हाँ, तो ये ठीक है ना, फिशेज में है तो ठीक है, क्योंकि अपने अंदर यहाँ लंग्स में होता है, लंग्स और ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड होता है, फिशेज में गिल्स के थ्रू होगा, तो ये बिल्कुल सही है। द रेसिड्यूल एयर इन एयर स्लाइडली डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन, नहीं, बिल्कुल नहीं। रेसिड्यूल एयर का मतलब क्या होता है, जो बचा कुचा एयर है वो स्लाइडली कम हो रहा है द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं होता। रेसिड्यूल जो वॉल्यूम होता है, जो रेसिड्यूल जो अपने पास एयर होती है, रेसिड्यूल जो अपने पास, एक मिनट, जो एयर होती है वो अपने पास लगभग 1100 ml से 1200 तक हो सकती है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है अपने इन और आउट से। आप भले कितना इन और आउट करो, इसका कोई लेना देना, ये आपकी अपनी लंग्स में रहेगी, तो ये वाला रॉन्ग है। द प्रेशर ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर, ओके, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स, बिल्कुल सही बात है। बच्चों देखो, मैं आपको एक और बात बताऊं कि बर्ड्स में जो एल्व्यूलाई होती है वो नॉन वेस्कुलर होती है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको एनिमल किंगडम बताई थी, मतलब ये ब्लड से रिलेटेड नहीं होती है। अपने अंदर ऐसा होता है, इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है।
यानी नॉन वेस्कुलर होती है, हाँ थिन होती है कोई दिक्कत नहीं, बट ये नॉन वेस्कुलर होती है बर्ड्स में। तो जब कोई चीज़ नॉन वेस्कुलर तो नॉन रेस्पिरेटरी भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे बच्चों। इन इंसेक्ट सर्कुलेटरी बॉडी फ्लूइड्स, ओके, आर्थ्रोपोडा की बात हो रही है, सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट, बिल्कुल सही बात है। आपको बताया था मैंने कि आर्थ्रोपोड्स में बच्चों बॉडी फ्लूइड्स होता है, हीमोलिम्फ हो सकता है, हीमोसाइनिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी। तो उनके अंदर वही आगे जाके जो एयर होती है उसी को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन गलत है? बी ऑप्शन इज गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो बढ़िया। नेक्स्ट 14 नहीं, 14 वाला यहाँ देखेंगे, वेंटिलेशन क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्या दे रखा है? हाँ, द वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मतलब सांस लेना अंदर छोड़ना, ठीक है, एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन की बात, और ब्रीदिंग, ब्रीदिंग ही होता है, वेंटिलेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग, ठीक है। लिख देती हूँ मैं। मूवमेंट ऑफ लंग्स इन मैमल्स गवर्न बाय, ओके, मस्कुलर वॉल्स ऑफ लंग, नहीं नहीं नहीं, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल, और आंसर क्या दे रखा है? बी एंड सी, हाँ, एक तो डायफ्राम और एक मसल से होता है, यानी बी और सी आएगा, यानी डी ऑप्शन इस करेक्ट आएगा इसका। केवल मस्कुलर वॉल से नहीं होगा, केवल डायफ्राम से नहीं होगा, दोनों साथ में मिलकर वेंटिलेशन या ब्रीदिंग करवाएंगे, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया? ठीक, इजी था ये क्वेश्चन तो, है ना, 95 में आ रखा था। नेक्स्ट, इन मैन एंड मैमल्स एयर, अरे ये क्वेश्चन 94 में, ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं पैसेज से, तो देख लेते हैं। सबसे पहला देखो, मैं आपको बना देती हूँ ये छोटा सा, ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये होता है नोज, ये नोस्ट्रल, ये होता है नेजल चेम्बर, पहले नेजल पैसेज होगा, देन नेजल चेम्बर, एक मिनट, वेट, मैं वापस बना देती हूँ इसको सही से, ठीक है, अपन देख लेते हैं, मैं समझाई देती हूँ यहाँ पर भी, तो हंसना मत मेरे डायग्राम पे, बहुत अच्छा है मेरा डायग्राम, ठीक है ना। ये अपने पास कुछ इससे, ठीक है, ये है अपने पास नोस्ट्रल, नोज, जो भी आप बोलना चाहो। ये वाला होता है नेजल पैसेज, ये होता है नेजल चेम्बर, ठीक है ना, एनपी मतलब नेजल पैसेज, नेजल चेम्बर, ठीक है। देन उसके बाद फिर उसके बाद अपने पास यहाँ आता है नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। नेजर फेरिंग्स के बाद यहाँ पर आता है अपना ट्रेकिया, ये होता है ग्लोटिस, पता है ना, ग्लोटिस के ऊपर कार्टिलेजल फ्लैप होता है, इसको अपन बोलते हैं एपीग्लोटिस, बता चुकी हूँ मैं ये आपको, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? ये क्या है? ट्रेकिया, ये क्या होता है बच्चों? ट्रेकिया। ये क्या है? सी शेप कार्टिलेजस रिंग, कार्टिलेजस रिंग जो कैसी होती है? इनकम्प्लीट होती है, फिर ये बट जाती है दो में, जिसका क्या नाम होता है? ब्रोंकाए, इसका क्या नाम है? ब्रोंकाए, ठीक है। फिर ये बट जाती है ब्रोंकाए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये है, ये इसको क्या मैं प्राइमरी बोल सकती हूँ? ब्रोंकाई को मैं प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी के बाद टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई के बाद में एक पतली सी ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं अपन ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स के बाद में एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर से होता है जिसको एंड में बोलते हैं अपन एल्वियोलाई। अब देख लो कौन सा सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। नेजल कैविटी, बात एक ही, ये वाली कैविटी, इस कैविटी को नेजल कैविटी भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। लैरिंग्स, ओके, हाँ हाँ लैरिंग्स तो भूल गई, यहाँ पर होता है बच्चों लैरिंग्स, है ना, और यहाँ होता है फ्लैप, ये फ्लैप है और ये लैरिंग्स है, ये क्या है? लैरिंग्स, है ना, ठीक है। हाँ चलो अब देखते हैं, नेजल कैविटी के बाद लैरिंग्स, ठीक है। फिर फेरिंग्स, गलत, पहले रॉन्ग है, पहले फेरिंग्स आएगा देन लैरिंग्स आएगा, तो रॉन्ग, ये रॉन्ग है। नेजल कैविटी के बाद लैरिंग्स, ये रॉन्ग। नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, ये बिल्कुल सही है, देन लैरिंग्स, बिल्कुल सही, देन ट्रेकिया, फिर ब्रोंक्यूल्स, ना 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 ना, ब्रोंकाई पहले आता है, देखो ब्रोंकाई पहले आया, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, तो ये वैसे ही रॉन्ग, लास्ट वाला ही सही होगा, देख लो। नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, सही है, लैरिंग्स, देन फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद देखो ब्रोंकाई, ब्रोंका के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंके के बाद एल्वियोलाई, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे भी आपको ये चीज़ ध्यान, ये तो कॉमन चीज़ें हैं बट बच्चों ध्यान रखो, इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। क्लियर? आगे और देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है। अब आपका टॉपिक, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, और वो है अपना मैकेनिज्म ब्रीथिंग का,
सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और अच्छे से समझना, और वो टॉपिक कौन सा है अपना पास, वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। तो एक बार नई स्लाइड ले लेते हैं, अच्छी खासी से नई स्लाइड लेते हैं और यहाँ लिख देती हूँ मैं अच्छे से। रेस्पिरेटरी, बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है इसमें, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में ही दे रखा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन अभी छोड़ दिया। पहले मैं टॉपिक समझाऊँ आपको, पहले टॉपिक तो समझा दूँ, उसके बाद ही तो तुम्हारे भेजे में आएगी। चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों, वो है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, टीवी बोलते हैं इसको, टीवी नहीं टीवी, क्या बोलते हैं इसको, टीवी। हाँ जी, क्या बोलते हैं बच्चों, टीवी बोलते हैं। क्या होता है बच्चों टाइडल वॉल्यूम? बच्चों देखो, टाइडल वॉल्यूम होता है, आप नॉर्मली आराम से बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना नॉर्मली कितना एक्सेल करोगे, एक्सेल मतलब बाहर निकालोगे, और कितना इनहेल करोगे। समझ गए बात को? अरे तुम नॉर्मली सांस अंदर बाहर लेते हो ना, ठीक है, तो तुम कितना सांस अंदर बाहर लेते हो, नहीं हो क्या है? ये सांस अंदर ली, ये सांस बाहर छोड़ी, नॉर्मल ब्रीदिंग बोल रही। तो तुम कितना अंदर लेते हो वॉल्यूम और कितना बाहर छोड़ते हो? तो कितना लेते हो बच्चों? 500 ml से 550 ml तक। 500 ही ध्यान रखना है, बट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है तो ध्यान रख लेना। ठीक है, यानी 500 ml तुम नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस लेते हो और सांस बाहर निकालते हो। ठीक है, समझ में आ गया? उसको बोलते हैं अपन टाइडल वॉल्यूम। दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यही दे रखा है, इसको अपन बोलते हैं बच्चों IRV, यही बोलते हैं मेरे हिसाब से। हाँ मैम, यही बोलते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये क्या होता है अपने पास? ठीक है, ये क्या होता है? तो बच्चों क्या होता है कि आपने नॉर्मली कितना लिया, तो नॉर्मली कितना लिया था? 500 ml। यस मैम, हम नॉर्मल इतना लिया। तुम और कितना फोर्सफुली, नॉर्मली लेने के बाद कितना फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो। यानी तुमने 500 ml लिया नॉर्मली, हाँ, जैसे ही तुमने 500 ml इनहेल करा और कितना तुम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो, उसको बोलते हैं अपन IRV। तो ये होता है लगभग आपके 2500 ml तक होता है, 2500 से 3000 ml तक, ये दे रखा है शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये बात है, यानी आप इतना और इतना वॉल्यूम ऑफ अंदर ले सकते हो एयर का। 500 तो तुमने लिया, इसके साथ साथ इतना और ले सकते हो तुम फोर्सफुली। करके देख लो, नॉर्मल सांस लो और फिर और इंस्पायर करो, तो तुम इतना और इंस्पायर करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड कौन सा है बच्चों? ERV क्या होता है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेम उल्टा कर दो, तुमने बाहर कितना निकाला नॉर्मली? 500। जैसे तुमने बाहर नॉर्मली निकाला और कितना फोर्सफुली निकाल सकते हो, यानी 500 निकालने के बाद तुम और कितना निकाल सकते हो? तो लगभग 1100 ml से 1200 ml तक। 1100 ध्यान रखना है, मेन है 1100। तो ये इतना ml तुम बाहर निकाल सकते हो। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान रहने वाली बात है कि तुम फोर्सफुली इनहेल देखो ज़्यादा करते हो, डबल करते हो एज कम्पेयर टू फोर्सफुली एक्सेल, और ऐसा होता भी। करके देख लो, तुम इनहेल ज़्यादा कर लोगे लेकिन एक्सेल फोर्सफुली तुम कम ही कर पाओगे। देख लेना, कितना भी दम लगा लो तुम इतने से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? ये बात क्लियर है? चलिए बढ़िया। फोर्थ है बच्चों अपने पास रेसिड्यूल वॉल्यूम। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इसके क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो ये ज़्यादातर पूछे गए हैं। रेसिड्यूल मतलब तुमने सब कुछ निकाल दिया, 500 ml भी गया, यानी नॉर्मल एक्सेल कर दिया, फोर्सफुली एक्सेल कर दिया। अब तुम्हारे लंग्स में कुछ नहीं है, तुमने सब कुछ बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी लंग्स में रिमेनिंग एयर कितनी बची है जो हमेशा रहेगी? वो कितना रहता है हमेशा बच्चों? हमेशा 1100 से, ये आपको ध्यान रखना है। 1 मिनट। ठीक है, तो बच्चों तुमने अपने 1100 से ml से 1200 ml तक तुम्हारे लंग्स में हमेशा एयर फिल रहती है, ये कभी नहीं निकाल सकते तुम अपनी बॉडी से। तो लंग्स की वो एयर या वॉल्यूम जो हमेशा फिक्स्ड है, कभी भी खाली नहीं हो सकता लंग्स, इसको तुम चाह कर भी नहीं निकाल सकते। ये बात ध्यान रखना, ये अपने लंग्स में हमेशा रहेगा। समझ में आ गया? तो इस बात को ध्यान रखेंगे प्लीज़, इस बात को नोट करें। 1100 से 1200 ml। अब बोलूँ मैम इसका भी सेम है, इसका आप 1100 ध्यान रखेंगे और इसका आप 1100 से 1200 दोनों ध्यान रखेंगे। ठीक है,
चलिए फिफ्थ बच्चों कौन सा है? फिफ्थ है आपके पास एक्सपिरेटरी। अब कैपेसिटी की बात करते हैं, अब बात करते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। थोड़ा समझना ना, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलते हैं अपन आईसी। ये क्या होता है? देखो आपका ये लंग्स है, ठीक है, आपके लंग्स है, आपने नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद यानी 500 ml एक्सपायर करने के बाद आप कितना अपने लंग्स की अंदर और वॉल्यूम ले सकते हो, कितनी कैपेसिटी है? तो 500 तो तुमने बाहर निकाल दी, तो ले किससे सकते हो? नॉर्मल तो ले सकते हो, एक तो टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इसके साथ साथ आप ईआरवी भी तो ले सकते हो, सॉरी आईआरवी भी। एक मिनट, इसका क्या मतलब है समझे? मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, देखो बच्चों समझो, रटना नहीं है, रटोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। देखो ये लंग्स है, आप अपने नॉर्मल एक्सेल करने के बाद अब अपने लंग्स में और कितनी वॉल्यूम आप रख सकते हो एयर की, कितनी कैपेसिटी है? एक तो नॉर्मल एक्सेल करने के बाद नॉर्मल इनहेल कर सकते हो, तो टीवी यानी 500 ml, ठीक है। इसके साथ साथ फिर फोर्सफुली भी तो इंस्पायर कर सकते हो ना भाई, तो इसका भी तो टीवी प्लस आईआरवी आपके इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है। सेम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ये क्या होगा? यानी ईसी, ये क्या होगा? यानी अब नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद, नॉर्मल इंस्पायर कितना करा? 500 ml, ठीक है। आप कितना बाहर निकाल सकते हो? तो बताओ, एक तो टीवी टाइडल वॉल्यूम का निकाल सकते हो और एक ईआरवी फोर्सफुली कितना निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पर ऐड करें, दोनों को ऐड करते हैं। पहले आईसी का देख लेते हैं। आईसी में टीवी कितना था? 500। आईआरवी कितना है? यहाँ देखो आईआरवी कितना है, यहाँ पर कहाँ गया? ये रहा 2500 से 3000, तो यहाँ 2500 ले लेते हैं, तो कितना आएगा? 3000 ml तक। 3000 ml से 500 प्लस 3000 ml से 3500 ml तक आप अपनी वॉल्यूम रख सकते हो। सेम एक्सपायर में देखो 500 प्लस ईआरवी कितना है अपने पास? देखो ईआरवी कितना है? 1100। तो 500 प्लस 1100 कितने होते हैं? बताओ नालायको, ठीक है। तो 11 और 5 करते हो तो 16, तो 1600 ml यही होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 1600 ml आप अपनी बॉडी के अंदर, मतलब अपने लंग्स में एक्सपायर कैपेसिटी रख सकते हो। तो आया समझ में बच्चों? देखो मैं वापस बताऊंगी तभी मैं आगे बढ़ूंगी, वरना आगे नहीं बढ़ूंगी। वापस एक बार क्लियर कर दो, देखो समझो। टाइडल मतलब आप नॉर्मल कितना इनहेल एक्सेल करते हो, तो नॉर्मल कितना करते हो आप? बैठे खाते पूछते तुम 500। आईआरवी नॉर्मल इनहेल करने के बाद आप और कितना फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो? ठीक है मैम, हम इतना कर सकते हैं। ईआरवी नॉर्मल एक्सेल करने के बाद और कितना फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हो सांस को? ये रहा रेसिडुअल वॉल्यूम, सब कुछ बाहर निकाल दिया तुमने, 500 भी निकाल दिया, ईआरवी भी निकाल दिया, फोर्सफुली कितना निकाल लो, लेकिन फिर भी लंग्स में हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा बची हुई वॉल्यूम रहेगी और वो होती है अपने पास इतनी। ये आपको रटना है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार आता है। देखना अभी क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसी का दिखेगा आपको। क्लियर? ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कौन सी होती है? हाँ, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब है तुमने नॉर्मल एक्सेल कर दिया, एक्सेल करने के बाद तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है लंग्स की, वो कितनी ले सकता है। तो एक तो 500 ले सकता है नॉर्मल, और एक आईआरवी भी तो ले सकता है, ठीक है। दूसरा ये देखो, ऐसे में टेढ़ी राइटिंग जाती है मेरी इसमें, है ना। दूसरा मेरे पास भावनाओं को, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो, मैं क्या बताना चाह रही हूँ बस, ठीक है। राइटिंग मत जाओ, तुम हंसोगे, ठीक है। एक्सपिरेटरी में क्या होता है? कितना एक्सेल कर दिया तुमने, है ना, कितना सॉरी इनहेल करा, कितना इनहेल करा, फिर उसके बाद कितना एक्सेल करोगे। तो नॉर्मल इनहेल 500 के बाद कितना अपन कर सकते हैं? एक तो 500 भी निकाल सकते हैं और ऊपर से फोर्सफुली भी कितना निकाल सकते हो, तो उसको ऐड कर देना। ये बच्चों ऐड तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, ऐड तो तुम अपने आप ही कर लोगे। तुम्हें बस ये 4 चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि इनमें आपके वॉल्यूम्स दे रखे, ये आपके वॉल्यूम्स दे रखे। अगर ये आ गया तो बाकी कैपेसिटी अपने आप निकाल लोगे। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? ये बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है ना। चलो नेक्स्ट है बच्चों 7, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? देखो इसका आप याद रखो, तो अब इसका फॉर्मूला ही ध्यान रख लेना। तुम तो क्या ध्यान रखोगे, मैं इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। एक तो टीवी प्लस आईआरवी, समझा भी देती हूँ, रुक जाओ, अरे वैसे आ गया होगा समझ में। और ईआरवी मतलब टाइडल वॉल्यूम कितना ले सकते हो नॉर्मली, उसके बाद तुम कितना फोर्सफुली इनहेल करोगे और कितना तुम फोर्सफुली एक्सेल करोगे, उसकी यानी इतनी कैपेसिटी है तुम्हारी लंग्स की,
कि तुम नॉर्मल इतना ले सकते हो, फिर नॉर्मल इनहेल भी करोगे, फिर नॉर्मल बाहर, फिर आप नॉर्मली कितना बाहर निकालोगे, तो क्या कैपेसिटी आपकी लंग्स की द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ अन आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन, यानी फोर्स एक्सपिरेशन के बाद आप कितना इंक्लूड कर सकते हो अपने एयर में, ठीक है, और फोर्स इंस्पिरेशन के बाद उसको अपन वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। आप इसमें डेफिनेशन को छोड़ो, सिर्फ ये वाली बात ध्यान रखो। मैं आपको एक बात बताई, देखो बच्चों, हम जो आपको समझाना रहता है वो अपन मेन समझते हैं। मैंने आपको पहले बोल दिया था, जो समझने का रहेगा वो उसको मैं आपको पूरा पोस्टमार्टम करके बताऊँ, और जो याद करने का रहता है वो मैं आपको सीधे सीधे बोलूँगी कि सिर्फ इसको याद करो। समझ में आ गया? क्योंकि जितना ज़्यादा अब आप कैपेसिटी में अंदर जाओगे, आपको पीछे का भी समझ में नहीं आएगा, ना आगे का आएगा, ठीक है। और तीसरा और 8वां सबसे लास्ट है TLC। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TLC? टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब कितनी कैपेसिटी लंग की, तो तुम दिमाग लगाओ। एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो भरा पड़ा है, ठीक है, इसके साथ ERV प्लस TV, ठीक है ना, TV, इसके साथ साथ पूरा ले लो, वाइट है ना, TV ले लो, ठीक है, ERV, TV और RV, ठीक है, इसके साथ साथ और क्या ले सकते हो आप, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, है ना, और IRV, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के मैं वाइटल कैपेसिटी भी लिख सकती हूँ ना, ठीक है, और प्लस अपने पास हो जाएगा RV। तो ये तो मैंने आपको लिख ही दिया, समझ में आ गया। तो आप इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लोगे RV प्लस, अरे क्या लिख रही हूँ, ठीक है, तो आप इसको लिखो RV प्लस VC, ऐसे लिख लो। कितनी कैपेसिटी है आपने, इतनी कैपेसिटी है ना नॉर्मल। अब या तो ऐसे कर तोड़ के लिख लो, बात एक ही, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो ये आपकी कैपेसिटी, आपको याद कौन से रखने हैं, आपको समझने कौन से हैं, ये चारों। अच्छा आया, ये भी समझ लो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चारों ध्यान रखने, बाकी का याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को यही समझ में नहीं आता तो बाकी वो छोड़ देते हैं। मैंने नॉर्मली स्टूडेंट्स को देखा, उनको यही चीज़ें नहीं आ रहती है याद, तो इसलिए हमेशा रटते हैं, और रटते हैं ना तो उनको हमेशा क्वेश्चन गलत होते हैं। चलो अब अपन क्वेश्चंस करते हैं। शायद ये था, हाँ चलिए, 5th क्वेश्चन क्या दे रखा है? 5th क्वेश्चन, टाइडल वॉल्यूम यानी TV एंड एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम और ERV, ओके, TV एंड ERV दे रखा है, ऑफ एन एथलीट्स का 500 और 1000, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड और, अरे देखो भाई, घुमाने के लिए, तुमको पागल बनाने के लिए यहाँ पर कुछ दिया गया है। अब मैं इस सभी को मिटा रही हूँ, इन सभी को मिटा रही हूँ मैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखो, इधर देखो, आपको दे रखा है TV, कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है, कितना दे रखा है TV आपको, 500 ml, ठीक है, और ERV कितना दे रखा है आपको, ERV दे रखा है आपको 1000 ml, ठीक है, और आपको RV दे रखा है 1200 ml। अब मैं बताऊँ एक, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको RV तो घुमाने के लिए दे रखा है, बच्चों को घुमाने के लिए, RV तो बच्चों कांस्टेंट है, तुम इसका कुछ नहीं कर सकते, तो उसको तो छोड़ो। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, EC पूछ रहा है। अभी अपन ने EC क्या देखा कि नॉर्मल इनहेल करने पर ना नॉर्मल इनहेल करने पर आप कितना बाहर निकाल सकते हो, तो कितना निकाला बाहर, एक तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, यही निकाला था अपन ने बाहर। अरे नॉर्मल अभी देखा था ना, नॉर्मल इनहेल कितना करा था अपन ने, 500 के बाद कितना अपन बाहर निकाल सकते हैं, तो ऐड कर दो 500 प्लस 1000 ml, कितना आएगा 1500 ml। तो आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। किस तरीके से करा, अरे भाई 1200 तो घुमाने के लिए दे दिया तुमको, कोई लेना देना नहीं है 1200 को यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 2nd क्वेश्चन, हाँ देखो ध्यान से, 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है ये, क्या है ये, मुझे समझ में नहीं आता, एक मिनट रुको, ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, देखो टाइडल वॉल्यूम। अब तुम्हें क्या याद था, तुम बस 2 याद है, क्या तुम्हें रेसिडुअल वॉल्यूम ध्यान था, मैंने बोला था रेसिडुअल रट लो, कितना था रेसिडुअल वॉल्यूम बताओ, 1100 से 1200, यानी ये वाला 2nd ऑप्शन। तो मैं D का 2nd लिख सकती हूँ, यस मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या टाइडल वॉल्यूम भी ध्यान था तुमको, था ध्यान, यस मैम था, कितना 500 से 1500 550, तो A का कितना हो जाएगा, A का हो जाएगा 4th, ठीक है। बाकी का याद नहीं हो, तुम एक काम करो, ऑप्शंस को देखो,
ऐसे में अगर तुम्हें दो चीज़ें तो देखते भिड़ते दो आ गया, ऑप्शन देखो बस। अब देखो ऑप्शन देखो, ए का फोर्थ, एक मिनट, सॉरी ए का थर्ड, एंड सो सॉरी बच्चों, ये थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। ए का थर्ड इसमें, डी का 2 देखो, डी का 2 इसमें है सिर्फ, तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। वैसे समझ में आ गया, ठीक है। अरे भाई मैंने बाकी के दो नहीं देखे, क्यों नहीं देखे, क्यों देखूँ, टाइम वेस्ट क्यों करूँ जब मेरे को दो आते हैं। तो इन क्वेश्चन कैसे करते हैं, तुम्हें तो अच्छे से आते हैं परफेक्टली, तुम वो देखो और बाकी जोड़ते रहो। ये दोनों जोड़ना चाहते हो, जोड़ लो तुम अपने हिसाब से, समझ में आ गया। और वैसे देख लो भाई IRV कितना होता है, 2500 से 3000 होता है, तो बी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट हो जाएगा, ये रहा बी का फर्स्ट। और XBRB कितना होता है बच्चों, 1000 से 1000 मैं आपको बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। लो अब तो ठीक है बच्चों, ध्यान रखो इन सब चीज़ों। चलो नेक्स्ट, लंग्स कैन मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सेक्स, ओके बिल्कुल सही बात है, जिसको अपन एल्वेलाई बोलते हैं, ठीक है। देख डू नोट, ये आपको पता ही कभी कोलैप्स नहीं होते फोर्सफुली, कितना भी एक्सपेल कर ले क्यों नहीं होते, क्योंकि इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम भरा रहता है, अभी बताया। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन पढ़ते ही कॉन्सेप्ट समझ गए तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों, भिड़ते ही आंसर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस में तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपन ने कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी मिटा देती हूँ मैं, चिंता ना करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ 11th वाले, 11th वाले में आपको ये सारे दे रखे हैं, उनके वॉल्यूम दे रखे हैं। अब आपसे पूछ रखा है कौन कौन सा बोला, ठीक है चलो बढ़िया, देख लेते हैं भाई, करेक्ट मैच अपन को देखना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, फर्स्ट सेकंड कौन सा दे रखा है, वाइटल कैपेसिटी, ओके। अच्छा इन सबको छोड़ो, तुम्हें कौन सा आता है, रेसिडुअल वॉल्यूम। मैम हमें तो रेसिडुअल वॉल्यूम आता है। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है मैम, हमें सिर्फ इतना आता है 1100 ml से 1200 ml तक आता है मैम हमें तो एक काम करें पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है मैम इसको चेक करते हैं। तो देखो रेसिडुअल वॉल्यूम का आएगा यहाँ पर 1200 ml, तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, फर्स्ट का 1200 बिल्कुल सही है। क्या फर्स्ट का 400 होगा, ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। अरे भाई फर्स्ट 1200 है ना भाई, फर्स्ट कौन है, रेसिडुअल वॉल्यूम, तो फर्स्ट का कितना होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200, तो देखो तो फर्स्ट का यही ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। तो अभी रुक जाओ और भी देख लेते हैं। अब सी ऑप्शन में आपको फोर्थ क्या दे रखा है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितना दे रखा है, 350 ना 3500। अभी अपन ने पीछे निकाला था मेरे हिसाब से, अगर ध्यान हो तो लगभग इतना ही निकला था, 3500 के समथिंग ही निकला था मेरे हिसाब से, अगर ध्यान हो तो, ठीक है। तो कितना, अरे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है अपने पास, टीवी प्लस अपने पास IRV, यही होता है, ऐड कर लो इतना ही आएगा लगभग। तो कितना आएगा, टीवी कितना होता है 500 प्लस IRV कितना होता है 2500, तो लगभग कितना आएगा 3000 से 3500 के लगभग, यही आएगा, यही देखा था बच्चों अभी अपन ने। तो सी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। बाकी भी देख लो चलो बाकी भी देख लेते हैं। सेकंड कौन सा, वाइटल कैपेसिटी 25 बता रहा है, और थर्ड IRV रिजर्व वॉल्यूम आपके 25 बता, ठीक है। ये वाला रॉन्ग है, ये नहीं भाई। IRV कितना होता है, IRV कितना होता है 2500 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड आपके 45 बता रखा था, ये रॉन्ग है, और ये वाला भी रॉन्ग है, तो यहाँ पर ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया आप, बस मेरे को भी नहीं आता, मेरे को सिर्फ RV पता था, और उसी भी यहाँ पर मैंने आंसर देखा, मुझे बाकियों से मतलब ही नहीं था, तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ अवर लंग्स। ए भगवान, वाइटल कैपेसिटी क्या देखी थी अपन ने, वाइटल कैपेसिटी क्या थी, ठीक है, क्या था, ERV प्लस TV प्लस IRV, यही था बस। अब देख लो इसमें से कौन सा सही है। हाँ, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV, ओके, प्लस एक्सपिरेटरी, नहीं गलत है, ये दोनों थोड़ी ना होंगे। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल, ओके, अच्छा TLC में से आपने माइनस करा RV को, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ TLC क्या था, RV प्लस VC था, तो TLC माइनस करेंगे RV को, तो क्या आएगा, वाइटल कैपेसिटी। ओ माय गॉड, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो मैम आप तो, सही है, बिल्कुल सही है। चलो और भी देख लेते हैं ऑप्शन। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस स्टैंडर्ड वॉल्यूम, नहीं भाई, IRV प्लस TV नहीं होता है, ये तो अपने पास क्या होता है, अपने पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है बच्चों। तो ये रॉन्ग है, ये वाला सही लग रहा है। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रिजर्व वॉल्यूम, ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख लो कैसे निकाला, प्लस में नाला को देख लो ध्यान से। TLC क्या था, RV प्लस वाइटल कैपेसिटी,
तो TLC में से माइनस करेंगे RV तो क्या आएगा, वाइटल कैपेसिटी ही तो आएगा। बात तो एक ही है ना, कुछ भी घुमा हुआ नहीं है, तुम्हारे भेजा घुमा हुआ है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो हो गए क्वेश्चन सारे, ओ माय गॉड सारे क्वेश्चन हो गए। तो देख लो अब इस तरीके, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो देखो बच्चों अपन क्या क्या देखा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखा अपन ने, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे कैसे होते हैं वो मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ अपन ने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अपन ने सबसे पहले मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन बता दिया था। उसके बाद फिर मैंने आपको वो कैपेसिटी और सारे के सारे वॉल्यूम्स बताए। तो देख लो आप क्वेश्चन ज़्यादातर RV TV VC से आ रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को कंपेयर करो बस तुम तो, और कुछ मत करो, बस क्वेश्चंस कंपेयर करो बच्चों, और कुछ मत करो तुम। क्वेश्चंस कंपेयर करोगे अपने आप आ जाएगा चीज़, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। उसके बाद अपना चलो ये भी अपन देख लेते हैं फटाफट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थर्ड ऑप्शन, अरे बहुत ही मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, क्योंकि वो बहुत ईजी भी है समझने के लिए और बहुत अच्छा भी लगता है टॉपिक, समझाने में भी बड़ा मज़ा आता है। देखो आपको पता है जैसे अपने पास बच्चों ये अपने पास से लंग्स होता है, मैं आपको कुछ अब मज़ेदार बात बताती हूँ, उसके बाद ही अपन थोड़ा आगे चलेंगे। देखो मैं इसको थोड़ा मिटा रही हूँ, ठीक है ना। अब एक काम करेंगे, पहले मैं आपको अब हर एक चीज़ कंप्लीट करके बताऊंगी, उसके बाद ही अपन आगे चलेंगे। तो एक काम करते हैं, नई स्लाइड ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आप बोलेंगे मैम कचरा करते हो आप तो। मैम हमेशा एक तो ये आपकी राइटिंग और ऊपर से आप कचरा और करते हो, ठीक है। चलो अब अपन सबसे पहले मैं आपको टॉपिक लिख दूँ 7.3, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं अपन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पहले ये पढ़े। पहले उससे पहले मैं आपको अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स बच्चों, मैंने जो चीज़ छोड़ी तो नहीं है बच्चों, मैंने मतलब कवर कर देती हूँ मैं यहाँ पर, है ना। आपके भी दिमाग में रहेगा कि मैम ने ये सारी चीज़ नहीं बच्चा छोड़ा, मैंने कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊँगी सब कुछ, उसकी चिंता बिल्कुल मत लो, है ना। देखो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाने दो यार मेरे को, एक पहले रुको, बिना डायग्राम के तो भेजा में ही नहीं आएगा। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बतानी है मुझे आपको। अरे बड़ा बन गया, तुम समझ गए ना मतलब। अब ठीक है, ठीक है बच्चों। ऊपर अपने पास नेजल पैसेज है ना, और यहाँ पर ये है अपने पास लैरिंक्स। अब मैं इसको लेबलिंग कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताने वाली हूँ मैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मेरी भावनाओं को समझना, मेरी भावनाओं की प्लीज़ कदर करना बच्चों, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले ये है लैरिंक्स, ऊपर की बात नहीं करूँगी मैं आप कुछ। अच्छा ऊपर का तो पता है आपको, नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी, ये सारे के सारे ऐसे पैसेज होते हैं जहाँ पर एयर फिल्टर होती है ना। कैसे होती है भी आपको पता है, बाल होते हैं अपने नाक में पता है ना, ये तो फिल्टर वगैरह करते हैं, ठीक है। चलो लैरिंक्स होते हैं, लैरिंक्स बच्चों एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है का, इससे अभी तक इतने डीपली क्वेश्चन आया नहीं है और पूछा भी नहीं जाता इतना, ठीक है ना बच्चों। ये 3 कार्टिलेज से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये बता ध्यान रखो आप, ठीक है। नेक्स्ट ये है अपने पास ट्रेकिया, ट्रेकिया को विंड पाइप कहते हैं। और ये जो है जैसे ये ट्रेकिया है और इस पर क्या लगे हुए हैं बच्चों, ये रिंग्स लगे हुए हैं। ये क्या है बच्चों, सी शेप रिंग्स हैं। क्या है बच्चों, ये रिंग्स हैं। ये भी किसके बने होते हैं, कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं, कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं। और बच्चों ये कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो अपन ने क्वेश्चन में भी देखी थी, आपने देखा था ना, अभी अपन ने क्वेश्चन करा था, कंप्लीट नहीं होते बच्चों, ये कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। अच्छा अब आ जाओ, अब बात ये है बच्चों, हमेशा ध्यान रखेंगे कार्टिलेजिनियस जो रिंग्स होते हैं ना बच्चों, आपको जैसे मैंने बताया, जैसे मैं अब लंग्स नहीं बनाऊंगी मैं सिर्फ, है ना, ये बट गया था, ठीक है। तो अपन ने इसका क्या नाम दिया था, ट्रेकिया। इसका क्या नाम दिया बच्चों अपन ने, ब्रोंकाई। क्या दिया था, ये ब्रोंकाई है। क्या मैं इसको प्राइमरी ब्रोंकस भी बोल सकती हूँ, हाँ मैम बिल्कुल बोल सकती हूँ। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देती हूँ मैं, ज़्यादा सही रहेगा। हाँ ये क्या था अपना, नॉर्मली ब्रोंकाई था, यस मैम बिल्कुल था। क्या मैं इसको 1 डिग्री ब्रोंकस भी बोल सकती हूँ, यस मैम बिल्कुल बोल सकते हैं। अरे भाई प्राइमरी समझ गए ना बात को, ठीक है। अच्छा अब ये भी आगे जाके बटी थी बहुत सारी ब्रांचेज में, बटी थी नहीं बटी थी, यस मैम बटी थी। ये देखो बटेंगी ना आगे जाके, हज़ारों
बहुत सारे ट्यूब्यूल्स में बटेंगी। तो ये वाली जो ट्यूब्स होंगी ये थी प्राइमरी, ये तो है प्राइमरी, ये तो क्या है अरे बच्चों, ये तो है प्राइमरी, ये तो क्या है प्राइमरी है। लेकिन अब ये जो बटी है ये वाली जो ट्यूब्स है, ठीक है, क्या इसको मैं सेकेंडरी ब्रोंकस बोल सकते हैं? यस मैम, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, फिर ये सेकेंडरी फिर बट गई, देखो फिर बटी सेकेंडरी, बटी नहीं बटी, तो क्या मैं इसको टर्शरी ब्रोंकस बोल सकते हैं? यस मैम, बिल्कुल बोल सकते हैं। आया समझ में क्या बताना चाह रही हूँ मैं, कि प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकस बनाएगी, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस टर्शरी बनाएगी, टर्शरी ब्रोंकस बनाएगी, फिर टर्शरी ब्रोंकस टर्मिनल ब्रोंकस बनाएगी, टर्मिनल ब्रोंकस बनाएगी, टर्मिनल ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स बनाएगी। क्या बनाएगी? ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स एक फाइन ट्यूब्स होती है जो आके जाके एल्विलाई में ओपन होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे मैम ये चीज़ क्यों बता रहे बच्चों? मैं इसलिए बता रही हूँ कि प्राइमरी ब्रोंकस ट्रेकिया से लेकर प्राइमरी ब्रोंकस तक, मैं वापस इसको व्हाइट कलर पे लिखा कि ट्रेकिया से लेकर, यानी ट्रेकिया से लेकर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तक, इन तीनों में कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात है काम की बात। टर्मिनल्स में भी देखने को मिलता है, टर्मिनल ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स में कोई कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो क्या लिखोगे? ये जो रिंग्स होते हैं कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही, मैं आपसे समझा रही हूँ, एनसीईआरटी की लाइन बोल रही है ये। समझ में आ गया? ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कार्टिलेज रिंग्स ट्रेकिया के साथ साथ ब्रोंकाइस की थर्ड डिग्री और कहीं कहीं में टर्मिनल्स में प्रेजेंट होती है, तो आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर हो गया? चलो बढ़िया। कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान है। अच्छा, बट जाएगी, अब यहाँ पर बहुत सारे में बट जाएगी, आपको पता है ये, और आगे जाके एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बनाएगी, है ना, ये ऐसे बट जाएगी, ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है ना, ये तो बात ध्यान। अच्छा, लंग्स जो होते हैं वो दो होते हैं, आपको पता है। यहाँ पर इधर की तरफ एक नोच प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं कार्डियक नोच, ठीक है, कार्डियक नोच होता है, जिसकी वजह से ये जो लेफ्ट लंग होता है, ये लेफ्ट लंग्स, ये थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट लंग्स, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लिख रखा है सारी बुक में बच्चों, ये मैं छोटी छोटी बातें नहीं बता रही, ये बात आपको ध्यान है। कार्डियक नोच यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है, मिडल लेफ्ट होता है जो है ना, खैर छोड़ो। अब सुनो मेन बात, है ना, अब यहाँ पर बच्चों दो लेयर होती है, इसको अपन बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है। क्या होता है इसमें? प्लूरल फ्लूइड होता है, पता है तो आपको, ठीक है। या प्लूरल मेम्ब्रेन, या प्लूरल, इन दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन से पता है ना फ्रिक्शन क्या होता है, ये तो ध्यान है आपको फ्रिक्शन में, ठीक है। अब सुनो, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बच्चों, देखो ट्रेकिया से यहाँ पर आ जाएगा नोज, आपको पता है ना, यहाँ पर देखो पहले आएगा नोज, ठीक है, नोज के बाद आएगा अपने पास नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद आ जाएगा नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर के बाद आएगा बच्चों फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आएगा ट्रेकिया, ट्रेकिया बाद आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन तीनों को मिला के आप ब्रोंकाई लिख सकते हो। देन फिर आएगा ब्रोंक्यूल्स और देन आएगा एल्विलाई। अब आप बोलो मैम फिर क्यों लिखा आपने? क्योंकि बच्चों नोज से लेकर ब्रोंकल्स तक ये होता है कंडक्टिंग पाथवे। समझ में आया? इसलिए लिखा मैंने। और ये दोनों होते हैं, बहुत ही छोटी होती है बच्चों ये दोनों होते हैं एक्सचेंज पाथवे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना बच्चों, वो कहाँ होता है? वो इन दोनों जगह पर होता है। बाकी यहाँ से यहाँ तक जितनी भी, यहाँ नोज से लेकर सारा आपका कंडक्टिंग पाथवे होता है। ये है काम की बात मुझे जो आपको बतानी थी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं तो भाई ये भी तो पता हो कि हो कहाँ रहा है। तो आप तो लिखोगे एल्विलाई, लेकिन ब्रोंक्यूल्स बच्चों बहुत ही फाइन ट्यूब होती है, इसके साथ जुड़ी रहती है, वो कंडक्टिव पाथवे नहीं होता, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो अपन अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है बच्चों? एल्विलाई लिखेंगे अपन यहाँ पर। क्या लिखेंगे? एल्विलाई, ठीक है। अच्छा, लंग्स किस किस का बना है? अगर आप यहाँ देखो, आप क्वेश्चन आता है लंग्स किस किस बना है? ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई का बना हुआ है, पता है ना ये तो, ठीक है। चलो अब एल्विलाई की बात करते हैं। एल्विलाई एक थिन वॉल्ड वेस्कुलराइज, किसमें? ह्यूमंस में, मैमल्स में, क्योंकि बर्ड्स में नॉन वेस्कुलर होते हैं। वेस्कुलराइज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। वेस्कुलर मतलब ब्लड
होगा यहाँ पर, ब्लड का रिलेशन होगा, ब्लड लाइक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैं कुछ नहीं बोल रही, ये सारी एनसीईआरटी है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का अपन को चित्र देखने को मिलता है, ठीक है। उस तरह का डायग्राम होता है। ये होता है बच्चों बिल्कुल थिन वॉल्ड, इसके अंदर अपने पास यहाँ पर एपिथेलियम होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम होती है बच्चों? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। लिख देती हूँ मैं, ये थिन वॉल्ड तो है, और ये कौन से एपिथेलियम का बना है? सिंपल स्क्वामस। अब याद हो आपको तो मैंने आपको बताया था स्क्वामस एपिथेलियम वहाँ होती है जहाँ फिल्ट्रेशन का काम होता है, और ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी बच्चों, अगर ध्यान हो तो। आई होप आपको चीज़ ध्यान होगी, मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ फ्लूइड भरा रहता है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, जस्ट इसके बाहर यहाँ पर एक ब्लड वेसल, अरे क्या हो रहा है, ये कई हो रहे हुए। यहाँ पर अपने पास ये होती है ट्यूब, ये क्या है अपने पास? ब्लड वेसल, है ना बच्चों, ये क्या है अपने पास? ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल की जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी होती है? एंडोथीलियम, ठीक है। कौन सी होती है बच्चों? एंडोथीलियम। तो एल्वुलाई की हो गई सिंपल स्क्वामस, है ना, ब्लड वेसल की हो गई एंडोथीलियम। यहाँ पर एंडोथीलियम की लेयर होती है बच्चों कुछ ऐसी, समझ में आ गया? अभी भी कमी नहीं है, अभी भी एक और जना आएगा यहाँ पर, ठीक है, वो है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ठीक है। और उस मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है बच्चों? बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पर व्हाइट कलर से बनाया मैंने आपको, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत ही फाइन, बहुत ही ऐसा मान लो कि इतनी पतली मेम्ब्रेन होती है जो दो मेम्ब्रेन्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये आपको हर जगह मिलेगी बच्चों, जहाँ पर बड़े बड़े काम होते हैं अपनी बॉडी में, मसल्स में जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर आपको बेसमेंट देखेंगे बहुत ही फाइन होती है, बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, ठीक है। ये एक्चुअली में कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है ना, एक तेल कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। अब बच्चों बात ये है, क्वेश्चन ये आता है कि अब आप ये बताइए मैम, आपने हम ये तो बता दिया, अब आप ये बताओ मैम कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी क्वेश्चन आता है कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तीनों मिला के कहलाती है बच्चों रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? पहले बात तो ये ध्यान रखो आप, ठीक है। अब एयर यहाँ आएगी, मान लो ब्लड यहाँ से आ रहा है, मैंने आपको क्या बोला था? प्रेशर ग्रेडियंट होगा, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से O2 की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, O2 की कंसंट्रेशन यहाँ कम है, तो O2 यहाँ से यहाँ मूव करेगा, है ना, और CO2 यहाँ कम है, यहाँ CO2 ज़्यादा है, तो वो यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है। क्लियर? ठीक है, तो आपको ये बात आपको आई होप आप ये तो बताओगे बच्चों, डिओक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वही प्रेशर ग्रेडियंट लगेगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्चुअली में कहाँ होता है? एल्वुलाई में होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। बहुत हो गया, आप क्वेश्चंस करेंगे बस अब। कहाँ गए? ये है शायद। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन पे ज़्यादा समझाने में रहता है। ठीक है, चलो। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अभी क्या है बच्चा? पार्शियल का मतलब होता है प्योर। पहली बात तो पार्शियल हमेशा आता है प्योर के लिए। ठीक है, अभी क्या बोलना चाह रहा है पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसका? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वुलाई, ठीक है, ऑफ द लंग्स इज, ठीक है, इक्वल टू दैट द ब्लड, नहीं बिल्कुल, अरे भाई इक्वल ही हो जाएगा तो गैस का एक्सचेंज ही नहीं होगा, तो ये तो वैसे रॉन्ग हो गया। मोर देन दैट इन द लंग, क्या दे रखा है? एल्वुलाई इन द लंग्स। अच्छा, मोर देन दैट इन द लंग, यानी मोर यानी ब्लड से ज़्यादा होता है। तो ये द गैस थी, यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और ब्लड में जो प्रेशर है यहाँ पर वो एज कम्पेयर टू कम है। तो ऑब्वियसली बात है तभी होगा, तभी तो एक्सचेंज होगा गैसेस का।
तो हिसाब से मेरे हिसाब से ये ऑप्शन से होना चाहिए। बाकी भी देख लेते हैं। लेस देन नहीं बच्चों, अगर लेस देन होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होगा। लेस देन तक आपने नहीं ये नहीं, लेस देन ज़्यादा होता है, याद रखना प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो CO2 से ज़्यादा होता है। यहाँ बी ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। आगे समझ में, ठीक है। फिर भी बता देती हूँ कि पार्शियल प्रेशर जो होता है इसको अपन लिखते हैं बच्चों PO2, जो होता है एल्वुलाई में वो कितना होता है बच्चों 104 mmHg। ये सारी NCERT है बच्चों, आप बुक में देखना एक बार, ठीक है ना। और ये बात, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो होता है वो 940 mmHg होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। ये आपकी बुक में लिख रखा है ना। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है। तो क्या बोलना चाह रहा है बच्चों, देखो एल्वुलाई में PO2 होता है 104 mmHg, ठीक है। ब्लड में, वो ब्लड अगर ऑक्सीजनेटेड है तो PO2 कौन सा ऑक्सीजनेटेड वाला, तो उसमें होता है 95 mmHg। और अगर ब्लड में, ब्लड का PO2 अगर वो डीऑक्सीजनेटेड है तो उसमें होता है बच्चों 40 mmHg। तो फ़र्क है, देख लो, ज़्यादा ही होता है, तो ध्यान रखेंगे। ये आपके क्वेश्चन बच्चों NCERT, बिल्कुल NCERT है ये, कुछ भी इसमें वो नहीं है, सारी NCERT है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो डायग्राम। द फिगर गिवन बिलो द स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन, अरे बारे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखें फटाफट, ठीक है। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, ठीक है। अब एक एक करके अच्छे से देखेंगे, ठीक है। C यहाँ पर मेरे हिसाब से RBC होनी चाहिए क्योंकि ब्लड सेल की बात हो रही है, ठीक है। वेट, ये है ब्लड सेल, ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। B यहाँ पर एंडोथीलियम होनी चाहिए या कैपिलरी वॉल होनी चाहिए, बात एक ही है, ठीक है। एंडोथीलियम या कैपिलरी वॉल, ठीक है। चलिए बढ़िया, ये सारी देख लो बच्चों, NCERT आ रहा है, पूरा NCERT है। तुम फिर भी नहीं, D होना चाहिए मेरे हिसाब से बच्चों, D होना चाहिए। ये इसका बीच में बता रहा है ना ये, तो बीच में, हाँ ये है नीचे अपने पास, हाँ एल्व्यूलर कैविटी जिसमें अपने पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कौन सा सही। C क्या बोल रहा है, अरे गलत है, अरे बस ये है एक्चुअली में कैपिलरी, तो बट ये तो RBC को बता रहा है, तो वैसे रॉन्ग हो गया। एल्वुलर कैविटी बिल्कुल सही है, A वाला, ठीक है। अरे आई एम सो सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी बच्चों, ये एल्वुलर कैविटी नहीं होगा, आई एम सो सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने गलती से ये चीज़ लिख दी। हाँ, D यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये है एल्वुलर कैविटी, ठीक है बच्चों। हाँ, अब क्या बोला जा रहा है, मेन सेट ऑफ, ये बिल्कुल सही है, B वाला बिल्कुल सही है मेरे साथ। बाकी भी देख लेते हैं। D इज कैपिलरी वॉल, D कैपिलरी वॉल है, नहीं कैपिलरी वॉल D नहीं है बच्चों, D तो मेरे से नंबर है, तो रॉन्ग हो गया। D इज RBC नहीं, B इज एंडोथीलियम, तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, तो B ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वुलाई ऑफ द लंग्स टेकन प्लेस, क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव, एक्टिव। तो अब आप बताओ, क्या मैंने एनर्जी की बात करी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो होता नहीं है। प्रेशर ग्रेडियंट की बात करी, और प्रेशर ग्रेडियंट तब होता है जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर बिना एनर्जी के, तो क्या बोलते हैं उसको, सिंपल डिफ्यूजन। अभी अपन देखे थे ना, तो D ऑप्शन इज करेक्ट आएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, जब सॉल्वेंट की पार्टिकल हाई प्रेशर से लो प्रेशर कंसंट हो जाता है, तो अब यहाँ सॉल्वेंट है नहीं। पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं, आप इसको सिंपल डिफ्यूजन बोलोगे, ठीक है, बिना एनर्जी के लगता है, और नहीं तो ये आपको यहाँ पर D ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीनस ब्लड, है ना। वीनस मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीनस ब्लड, इसका मतलब होता है बच्चों डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अभी क्या कहना चाह रहा है, थ्रू ट्रांजिशनल एपिथेलियम ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्रांजिशन, अरे ये वो सारी बच्चों ये कैपिलरीज की ट्रांजिशन सेपरेट फॉर द वीनस ब्लड, ओके। ट्यूनिका एक्सटर्नल ब्लड वेसल, अरे रॉन्ग है। ये बताना चाह रहा है, वही बात है कि अपनी रेस्पिरेटरी, वीनस ब्लड रेस्पिरेटरी, बात वही है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्लड जो होता है, अपने जो ब्लड होता है वो किस किस के थ्रू फिल्टर होकर जाता है, तो आपको पता है कि सिर्फ यही दोनों आपके ब्लड को फिल्टर नहीं करती, स्क्वामस एपिथेलियम और एंडोथेलियम ब्लड, ये दोनों भी तो करती है ना। ये भी गलत है, अभी मैंने आपको बताया सारी एनसेट है, और ये भी गलत है, इसका B ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, द एल्वुलर एपिथेलियम इन द लंग्स, ओ माय गॉड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। द एल्वुलर एपिथेलियम जो होता है ना बच्चों, वो कैसी होती है, नॉन सिलिएटेड होती है। क्या मैंने कहीं सीलिया की बात करी, नो मैम। क्या कॉलमनर, अरे कॉलमनर के स्क्वामस होती है, स्क्वामस मतलब फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट सेल्स,
क्या बोलते हैं, पेवमेंट सेल्स भी बोलते हैं, याद हो तो कॉलमनर की तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी सीलियर तो कोई मैंने बात ही नहीं करी है, तो ये तो वैसे रॉन्ग, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 21 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब तुम देख लो, मेरे हिसाब से अगर तुम अपने एनसीईआरटी को इस चैप्टर से पढ़ो तो आपको एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखा होगा कि बाहर से आया, सारी एनसीईआरटी की लाइन है, खुद देख लेना, आपको सब कुछ आपकी बुक में मिल जाएगा, सब कुछ। अब आपके बाकी ट्रांसपोर्ट वो अपना अलग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए बहुत है इतना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का, देखो बच्चों, है ना, तो मैंने जितना था आपको कवर करा, किसके साथ, विद क्वेश्चंस। अब आप क्वेश्चंस को देख के पढ़ोगे ना तो ज़्यादा आपको ओवरव्यू आएगा कि जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं मेन उसको पढ़े हम, तो आपको ज़्यादा वो लगेगा कि हमको ज़्यादातर फोकस किस पर करना है, क्योंकि अब समय नहीं है, अब सिर्फ रिवीजन का टाइम है। रिवीजन कैसे करोगे, विद क्वेश्चंस के साथ, ठीक है बच्चों। चलो तो ये एंड करते हैं लेक्चर। धन्यवाद आपको बहुत बहुत कि आपने मेरी भावना को सुना, ठीक है बच्चों, थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से बस अच्छे से तैयारी करते रहो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, थैंक यू बच्चों।